हेलो बच्चों, नेट पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 5 शुरू करेंगे जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं। जैसे आपने न्यूज चैनल पे या जैसे आप न्यूज सुनते हो या अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, या ये बताओ कि इस शहर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं या कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हमें जो संख्या मिल रही है कि इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसको हम बोलते हैं आंकड़े। आंकड़े मतलब जिससे हमें कोई जानकारी मिल रही है संख्याओं के रूप में, तो वो होते हैं आंकड़े। अब उन आंकड़ों का प्रबंधन मतलब उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से कि उसमें से हमें कोई जानकारी मिल सके। ठीक है बच्चों, तो चलो हम शुरू करते हैं अपना अध्याय आंकड़ों का प्रबंधन। आज 5.1 सूचनाओं की खोज में। आपके दैनिक जीवन में आपके सम्मुख निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएं अवश्य आई होंगी। ए, पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन। बी, पिछले 10 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों यानी ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल जो होते हैं, में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेट। सी, आपकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक। आपके मित्रों में से प्रत्येक द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकों की संख्या आदि। तो इन सब में आपको कुछ न कुछ आंकड़े मिलेंगे कि 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज ने कुल कितने रन बनाए, आपको कुछ जानकारी मिल रही है। इन सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े यानी कि डाटा कहलाती हैं। आंकड़े प्रायः एक ऐसी स्थिति के संदर्भ में इकट्ठे किए जाते हैं जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, एक अध्यापिका की अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई जानने में रुचि हो सकती है। इसे ज्ञात करने के लिए वह अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाइयां नोट करेगी, इन आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप से संगठित करेगी और इसके बाद उनकी व्याख्या करेगी। कभी-कभी आंकड़ों को यह सुस्पष्ट करने के लिए कि वे क्या निरूपित करते हैं, आलेखीय रूप से यानी कि ग्राफिकली, ग्राफ के ऊपर भी हम दर्शाते हैं। वो ग्राफ हमें बता देता है कि हमने जो आंकड़े हैं वो उससे हमें क्या जानकारी मिल रही है, और बहुत आसान हो जाता है ग्राफ को देखकर बताना। निरूपित किया जाता है। क्या आपको उन विभिन्न प्रकार के आलेखों के विषय में कुछ याद है जो आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़े थे? तो हम पहला शुरू करते हैं। पहला क्या होता है बच्चों? एक चित्रालेख, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिक्टोग्राफ, जिसमें क्या होता है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। मतलब हम उसमें कुछ संकेत या आंकड़े जो हैं वो हम संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों को कुछ चित्र बनाकर, संकेत बनाकर या चित्र बनाकर हम उनको दिखाते हैं। तो चित्रालेख में या तो आपको चित्र दे रखे होते हैं, उनको आपको देखना है और आंकड़ों के बारे में बताना होता है। देखिए जैसे हम ये करते हैं, ये एक पूरा बना के दे रखा है इन्होंने, जिसमें इन्होंने दिखाया है एक कार बनी हुई है, उसके आगे लिखा है 100 कार, यानी एक संकेत 100 कारों को प्रदर्शित करता है। मतलब एक कार का मतलब है 100 कारें। ठीक है, जैसे जुलाई में इन्होंने एक कार, 2 कार और एक आधी सी कार बना रखी है। इसका क्या मतलब है? आधी कार का मतलब है 100 को आधा व्यक्त करता है, यानी कि जुलाई के महीने में जो एक कंपनी है उसने कितनी कारें बनाई, तो एक कार का मतलब है 100, यानी 100 कार, 200 कार और आधी बनी है। आधी मतलब 50, 100 का आधा। तो आधे को आप ऐसे बना सकते हैं 100, 200 और आधा, यानी कि 250। ठीक है, अगस्त के महीने में 1, 2, 3 यानी 100, 200, 300, 300 कारें बनी। सितंबर के महीने में इन्होंने 4 बनाई हैं, तो एक कार का मतलब है 100, तो यानी 100, 200, 300, 400। तो सितंबर के महीने में कितनी बनी? 400। ठीक है, अब आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है? जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ था? तो आप खुद बताइए। देखिए इसमें लिखा है जुलाई के महीने में कितना का हुआ था? 250 का, 250। किस महीने में कारों का उत्पादन अधिकतम उत्पादन हुआ था? अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा कारें जो हैं वो किस महीने में बनी? तो
आप खुद देख के बता सकते हो 1 2 3 4 यानी कि 400 कारें सितंबर में बनी। तो आप लिख सकते हो कि किस महीने में अधिकतम उत्पादन हुआ, सितंबर महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ। तो इसमें आपको दो तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, या तो आपको चित्र बनाकर दे रखे हैं, आप चित्रों को गिनकर आप बता सकते हैं कि कितने कारें बनी, और आधा चित्र बना है उसका मतलब आधा। अब जैसे इसमें एक कार का मतलब था 100, तो आपने आधा ले लिया 50। अब किसी में एक कार का मतलब है 50, तो आप आधा लोगे 25। इस टाइप से आपको प्रश्न को पढ़कर उसका उत्तर जो है वो देखना होगा। ठीक है, इस तरह से आप आंकड़ों से एक चित्रालेख जो है वो बना सकते हैं, चित्र बनाकर। आपको या तो चित्र बने हुए आ सकते हैं और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, या आपको बताया हुआ है, आपको चित्र बनाने होंगे, इस टाइप से। अब हम अगले पे आते हैं, दंड आलेख। दंड आलेख मतलब एक दंड आलेख, बार ग्राफ, जिसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। इसे हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन, जिसमें दंडों की लंबाइयां, ब्रैकेट में लिखा है ऊंचाइयां, क्रमशः उनके मानों के समानुपातिक होती हैं। समानुपातिक मतलब समान अनुपात में होती हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में, एकदम बिल्कुल इक्वल। जैसे आप ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में आप इक्वल प्रोपोर्शन लेंगे, एक सेम चौड़ाई के प्रोपोर्शन लेंगे। एक, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। 2, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। 3, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। अगले पृष्ठ पे आते हैं बच्चों। और 4, बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005-2006 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-2004 की संख्या की दुगनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इन्होंने एक दंड आलेख बनाया है। दंड आलेख का क्या मतलब है, हम चित्रालेख में हम चित्रों की मदद से दिखा रहे थे, हम चित्र बना रहे थे कि इस महीने में इतनी कारें बनी तो हमने उतने चित्र बना दिए। ठीक है, यहाँ हमें चित्र बने हुए आए, हमने लिख दिया, उसके जो भी प्रश्न आए उसका उत्तर दे दिया। यहाँ पे हम दंडों का प्रयोग करेंगे, और वो जो दंड होंगे वो समान चौड़ाई के होंगे, जो ऊपर की ऊंचाई होगी वो अलग अलग होगी, जिसकी वजह से आपको उनकी मापों का पता चलेगा। और जो दंड है वो हमेशा हम समान ऊंचाई समान चौड़ाई के लेते हैं। जैसे देखो, हमने पहला क्या लिया, इसमें देखो, ये जो आपको चित्र बनाकर दिया गया है, हमने इसमें कक्षा 7 के विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, ये हमने ऐसे लिया, 0 के ऊपर 50, 100, 150, सब में 50-50 का अंतर है। तो हमने ये अंतर जो है हमेशा हम सेम लेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें ये नहीं कि आपने पहला 10 ले लिया दूसरा 50 ले लिया, सब में सेम अंतर होना चाहिए। 50, 100, 150, सब में 50-50 का अंतर है। और अब दंड बनाने के लिए हम कैसे लेंगे, 2003-2004 में ऐसे अलग अलग दंड बनाते हैं। तो पहला हम 2003-2004 लेंगे, फिर 2004-2005 लेंगे, फिर 2005-2006, 2006-2007 और 2007-2008, इस तरीके से हम लेंगे। तो पहला प्रश्न हमें क्या पूछा गया है, पहला प्रश्न हमें पूछा गया है कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो देखो बच्चों, इस दंड आलेख द्वारा हम कैसे बताएंगे, हमें सूचना दी गई है कि शैक्षिक वर्ष, जो हमारे वर्षों के हिसाब से विद्यार्थियों की संख्या कितनी बढ़ रही है। आप खुद देखो, जैसे 2003-2004 में विद्यार्थियों की संख्या 100 थी, अगले साल 2004-05 में क्या हो गई, 200, फिर हो गई 250, फिर 300 और फिर 350। तो मतलब इस दंड आलेख से हमें पता चल रहा है कि हर वर्ष जो है वो विद्यार्थियों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है। मतलब एक साल पहले 2003-2004 में इतने विद्यार्थी पढ़ते थे, अब इतने पढ़ रहे हैं, तो ये संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इसलिए हमें ये इस दंड आलेख से ये सूचना दी गई है। दूसरा प्रश्न है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो आप खुद देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा आप दंड आलेख देखते ही बता सकते हैं कि 2007-2008 में देखो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, 350 तक विद्यार्थी पहुंच गए। तो इसको देखकर ही आप बता सकते हो। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। वही 2007-2008 में सबसे ज्यादा है। ठीक है, 2005-2006 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-2004 की संख्या की दुगनी है। बताइए बच्चों।
तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये सत्य है कि 2003-2004 की जो है वो 2005-2006 में जो है वो विद्यार्थियों की संख्या 2003-2004 की दुगनी हो गई। और जो इसमें दूसरा प्रश्न था बच्चों कि 2004-2005 में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, मतलब अधिकतम वृद्धि पूछी है कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस साल में हुई। तो देखो किसमें हुई है, 2004-2005 में, क्योंकि इसमें 100 से एकदम डबल हो गए 200। बाकी सब में तो 50-50-50 ही बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें पूरे 100 बढ़ गए, तो ये सबसे ज्यादा वृद्धि। तो प्रश्न 2 का उत्तर है 2004-2005 में अधिकतम वृद्धि हुई है। ठीक है बच्चों, ये देखिए ऊपर ब्रैकेट में क्या लिखा है, दंड की लंबाई प्रत्येक श्रेणी की मात्रा को दिखलाती है। ये जो लंबाई बनाई गई है, जैसे 2003-2004 में इतनी लंबाई है, 2004-05 में इतनी लंबाई है, तो ये आपकी मात्रा को दर्शाती है कि कितनी वृद्धि हो रही है। दंड समान चौड़ाई के हैं और दो क्रमागत दंडों के बीच में दूरी भी समान रखी गई है। ये जो दंड लिए गए हैं ये समान दूरी के लिए गए हैं। आप इसको स्केल से बनाएंगे तो 1-1 सेंटीमीटर की जैसे आप नीचे से बनाएंगे और फिर इसको नाप कर ऐसे इसको आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। तो ऐसे आप ग्राफ पेपर में जैसे बने होते हैं तो ग्राफ की हेल्प से आप ऐसे पॉइंट्स लेंगे इक्वल प्रोपोर्शन पे। इसमें तो ऐसे ही बनाया है, लेकिन आपको पेपर में आएगा तो आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे और 1-1 सेंटीमीटर की दूरी, समान दूरी लेंगे आप। तीसरा, द्विखंड आलेख, डबल बार ग्राफ, आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दिखाने वाला दंड आलेख। ठीक है बच्चों, अब इसमें तो हमने एक ही दंड आलेख बनाया था कि एक ही साल के, मतलब बहुत सारे सालों के बच्चों में विद्यार्थी हो रही है 1 साल का। अब आपको जैसे आपके फर्स्ट टर्म में इतने एग्जाम्स में इतने मार्क्स आए गणित में, और सेकेंड टर्म में आपके जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, आपके 4-5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, तो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इतने मार्क्स आए, सेकेंड में आपके इतने मार्क्स आए, तो आप उसको द्विदंड आलेख बनाएंगे कि फर्स्ट में इतने आए, सेकेंड में इतने आए, फिर साइंस में इतने आए, उसमें इतने आए। तो इस टाइप से ऐसे जैसे इन्होंने ये बना के बताया है। देखो बच्चों, इसके अंदर जैसे गणित में पहले उसके आए 30, फिर उसके हो गए, फिर किसी बच्चे के बताएं जैसे एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो यहाँ पे इन्होंने 10-20, देखो इसमें भी इन्होंने सेम जो ऊंचाई है वो ली है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। वो आप प्रश्न देखकर अपने हिसाब से ले सकते हैं कि उसमें किस हिसाब से दिया गया है। अब इसमें 80 तक अंक दिए हैं तो आपने 80 तक ले लिए, कईयों में अगर 10 तक ही अंक दिए हैं, 20 में से नंबर आए हैं तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से लेंगे। तो इन्होंने ऐसे लिया है, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और अलग अलग विषय ले लिए, जैसे गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान विषय, अंग्रेजी और हिंदी, ये इन्होंने नीचे ले लिया। ठीक है, वही आप इसको भी आप बार ग्राफ में बनाएंगे। बार ग्राफ में जो आपको जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ वाली जो नोटबुक होती है उसमें ग्राफ आते हैं, पेपर में आपको ग्राफ में बनाना होगा ये। तो ग्राफ में आप जैसे ऊपर एक लंबी लाइन खींचेंगे, उसमें बनाएंगे 10, 20, 30, और नीचे एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसमें आप विषय लिखेंगे, विषय, और विषय में आप इस तरीके से लिख देंगे। पहला पॉइंट देखिए, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। हैं कि इस द्विदंड आलेख में हमें सूचना दी गई है कि 2005-2006 और 2006-2007 में एक विद्यार्थी द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं उनकी सूचना दी गई है। ठीक है बच्चों, ये क्या सूचना दी गई है, देखो ऊपर लिखा है 2005-2006, 2006-2007, यानी 2005-2006 में उस बच्चे के गणित में आए थे 30 मार्क्स और 2006-2007 में उसके गणित में आए 60 मार्क्स, यानी उसमें वृद्धि हो गई। तो इस टाइप से इसमें ये पता चल रहा है हमें, एक विद्यार्थी द्वारा 2005-2006 और 2006-2007 में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों की सूचना दी गई है। दूसरा प्रश्न पूछा है, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो आप देख के बता सकते हैं बच्चों, इसके अंदर आप देखिए तो देखो, जैसे मैथ्स में उसके गणित में 30 में से 60 हो गए, और सामाजिक विज्ञान में उसके 50 थे, अब उसके 55 हो गए। विज्ञान विषय जो है उसमें देखो उसके पहले 40 थे, अब 50 हो गए। तो इसके सब में थोड़े ही बढ़ रहे हैं, लेकिन गणित में उसके सीधा 30 से 60 हो गए, यानी 50% से उसके बढ़ गए, 80% नियर अबाउट हो गए। तो सबसे ज्यादा गणित विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में अधिकतम सुधार हुआ है।
किस विषय में, तीसरा प्रश्न है, किस विषय में प्रदर्शन में कमी आई है? कमी मतलब जिसमें कम हो गए। तो आप इसको देखकर आराम से बता सकते हैं कि देखो जिसमें नीचे आ गए, तो देखो मैथ्स में, गणित में भी ऊपर जा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान में भी ऊपर, विज्ञान में भी बढ़ गए, लेकिन अंग्रेजी में नीचे कम आ गए। पहले कितने थे? 50 थे, तो अब 40 हो गए, कम हो गए हैं। हिंदी में तो बराबर ही हैं, पहले जितने थे, जिस साल जितने पिछले थे उतने ही इस साल हैं। तो किस विषय में उसकी कमी आई है? इंग्लिश, अंग्रेजी में विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। किस विषय में प्रदर्शन समान रहा? तो देखो हिंदी में दोनों में समान है, पहले भी उतना ही था और दोनों दंड जो है वो समान है। तो अगर हमें दो समूहों को दिखाना हो एक ही दंड आलेख में, तो हम उसे द्विदंड आलेख बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जैसे इन्होंने 2 साल लिए हैं, अगर आपको प्रश्न आता है कि बच्चों ये बताओ फर्स्ट यूटी में जैसे आपके गणित में 30 आए, अगले नेक्स्ट यूटी में आपके गणित में 50 हो गए, तो इसको आप पहला दंड बनाओगे 30 का, दूसरा दंड बनाओगे 50 का। इस तरीके से आपको बना हुआ भी आ सकता है और क्वेश्चंस पूछे होंगे, प्रश्न पूछे होंगे, आपको उसके उत्तर देने हैं, या आपको बनाना भी आ सकता है। ग्राफ आपको दिया जाएगा एग्जाम में और आपको खुद बनाना होगा। ग्राफ में एक आपको समान समान अंतराल की दूरी लेनी होगी, उस पे नंबर लगा लिखने होंगे, नीचे वाली साइड पे विषय, इधर वाली साइड पे एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, और इस टाइप से आपको पूरा बनाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। यदि हम एक दंड आलेख के दंडों में से किसी एक की स्थिति में परिवर्तन कर दें, तो क्या प्रदर्शित जानकारी में कोई बदलाव या परिवर्तन होगा? क्यों नहीं बच्चों, सूचना में दंडों की स्थिति अगर हम बदल देते हैं तो उससे कोई भी बदलाव नहीं होगा। प्रयास कीजिए। दी गई सूचना को निरूपित करने के लिए एक उपयुक्त आलेख खींचिए। अब देखो बच्चों, इसमें आप लोगों को ये दे रखा है कि महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और बेची गई घड़ियों की संख्या दे रखी है 1000, 1500, 1500, 2000, 2700 और 1500। तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों? हम एक पहले सीधी लाइन खींचेंगे, उसको नाम देंगे 0x, और उसके नीचे लिखेंगे महीना। नीचे वाली साइड पे हम लिखेंगे महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसके ऊपर एक सीधी लाइन खींचेंगे, वहां लिखेंगे बेची गई घड़ियों की संख्या। और इसमें क्योंकि 1000, 1500 तो यानी 500 का कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो हम 500, 1000, 1500, 2000, 2500 और 3000, 500 का, क्योंकि जो हमेशा भी हम लेते हैं वो हमेशा समान दूरी के होने चाहिए। तो ऊपर हम बेची गई घड़ियों की संख्या जो हम लंबी लाइन खींचेंगे उसमें हम लिख देंगे 500, 1000, इस टाइप से। अब जुलाई में कितनी बिकी? 1000, तो हम ऐसे जुलाई नीचे लिख के उसके ऊपर 1000 का दंडालेख बना देंगे। ऐसे ही अगस्त में बिकी 1500, उसके ऊपर 1500 का दंडालेख बना देंगे। इस तरीके से हम पूरा एक दंडालेख बना देंगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, बच्चों की संख्या जिन्हें पसंद है पैदल चलना और साइकिल चलाना, स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी, 40, 55, 15, 50, 35 और 45। अब इसमें हमें क्या दिया गया है कि इसमें आपको 3 स्कूल, सपोज ए स्कूल, बी स्कूल, नाम नहीं दिया उन्होंने, ए स्कूल, बी स्कूल, सी स्कूल, 3 स्कूलों के बच्चों के बारे में बताया है। जिनको पैदल चलना पसंद है वो इतने बच्चे हैं, ए स्कूल में 40, बी में 55, सी में 15, और साइकिल चलाना जिनको पसंद है वो है 50, 35 और 45। तो इसमें आपको 2 चीजें दी हैं, दो मतलब पैदल चलना और साइकिल चलाना। तो इसमें कौन सा आलेख बनेगा? द्विदंड आलेख बनेगा इसके अंदर। जैसे ये ऊपर बना हुआ है द्विदंड आलेख के नीचे जो बना है गणित और सामाजिक विज्ञान वाला, वैसा यहाँ पर द्विदंड आलेख बनेगा। कैसे बनाएंगे हम? पहले हम एक रेखा खींचेंगे 0 और x, ठीक है, बार ग्राफ के ऊपर, ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओगे आप, और उसको क्या करोगे आप? 0 और x, ठीक है, उसके ऊपर लिखोगे स्कूल, और उसी के ऊपर एक लंबी लाइन खींचोगे y, 0 to y, उसके ऊपर लिख दोगे बच्चों की संख्या। ठीक है, तो प्रत्येक स्कूल के हम दंड यानी कि खींचेंगे जो बराबर चौड़ाई के होंगे, तो नीचे हम वो खींचेंगे उसके दंड। तो जो पसंदों को चलकर जिसमें 2 पसंदें दी हुई हैं, चलना और साइकिल चलाना, को हमें दिखाएंगे। इनकी ऊंचाई जो है वो गणितज्ञ आंकड़ों के संगत होगी। जैसे कि देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, जैसे हम नीचे हमने बना दिया स्कूल, इधर हमने बना दिया स्कूल बच्चों की संख्या, और नीचे बना दिया बच्चों की पसंद। ठीक है,
तो हम ऐसे ऊपर ए बी सी, नीचे हम 3 बना देंगे ए बी सी, और फिर हम ए का बनाएंगे पहला दंड साइकिल चलाना, और दूसरा दंड पहला दंड पैदल चलना और दूसरा साइकिल चलाना। ऐसे ही फिर बी का बनाएंगे, कितना है हम ऊपर ले लेंगे 10 20 30 40 50 60, इस तरीके से हम लंबी लाइन में ले लेंगे बच्चों की संख्या को, और इस तरीके से हम पहले ए के दोनों बनाएंगे, फिर बी के, और फिर सी के, और फिर डी के। ए बी और सी 3 दिए हैं हमें, तो हम तीनों का बना देंगे। इस तरह से हम द्विदंडालेख बनाएंगे इसका। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। 8 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीमों द्वारा ओडीआई में जीतने का प्रतिशत। तो देखो इसमें 8 आपको टीम दे रखी है, ये देखो एक पूरा इन्होंने आपको बनाकर दिया है। टीम दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, भारत। चैंपियन ट्रॉफी से वर्ल्ड कप 2006 तक, मतलब दक्षिण अफ्रीका ने 73%, 61%, 54%, 47%, 46%, 45%, 44%, 43%, और 2007 में पिछले 10 ओडीआई 78%, 40%, 38%, 50%, 50%, 44%, 30%, 56%। तो इस तरीके से आपको एक पूरी सारणी बनाकर दे रखी है। तो इसका भी आपको क्या बनाना है, क्योंकि 2 चीजें दे रखी हैं, तो आपको द्विदंडालेख ही बनाना है इसमें भी। तो हम एक्स अक्ष पर टीम ले लेंगे, नीचे वाले अक्ष पर हम टीम ले लेंगे, और जो उसके ऊपर लंबी रेखा खींचेंगे उसके ऊपर जीत का प्रतिशत ले लेंगे, ठीक है। और वैसे ही वर्ग अंतराल ले लेंगे 10 20 30 40 50 60 वाई वाली रेखा पर, और एक्स वाली रेखा पर हमें द्विदंडालेख बनाने हैं। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऐसे हम नीचे वाली लाइन में ले लेंगे, और फिर हम बनाते जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका का बनाएंगे 75%, और थोड़ा सा उससे ऊंचा जाएगा 78%। इस तरीके से हम सारी टीमों का बना लेंगे, और हमारे पास एक पूरा द्विदंड आलेख बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें जैसे उसमें तो आपने एक दंड में लिख दिया था पैदल चलना, साइकिल और साइकिल चलाना, तो इसमें जैसे इतना बड़ा लिखना मुश्किल होगा। चैंपियन ट्रॉफी में वर्ल्ड कप 2006 तक, इतना बड़ा बड़ा लिखना मुश्किल होगा हर दंड के अंदर। तो अगर ऐसे 2 दंड दिए गए हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक दंड बनाया आपने, उसके अंदर आप तिरछी लाइनें लगा दो, दूसरे दंड को आप ऐसे ही रहने दो, तो और ऊपर लिख दो कि तिरछी जो लाइनें हैं दंड बनाकर ब्रैकेट में ऊपर लिख दो पैराग्राफ के ऊपर, कि ऐसे जिसमें तिरछी लाइनें हैं वो चैंपियन ट्रॉफी से वर्ल्ड कप 2006 तक है, और जो खाली है वो 2007 में पिछले 10 ओडीआई। इस तरीके से आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 5.2 आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। प्रायः हमें उपलब्ध आंकड़े असंगठित रूप में प्राप्त होते हैं, जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े यानी रॉ डाटा कहा जाता है। अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हमें आंकड़ों को एक क्रमबद्ध रूप में संगठित करने की आवश्यकता होती है। जैसे विद्यार्थियों के एक समूह से उनके मनपसंद विषय में पूछा गया, इसके परिणामों की सूची नीचे दी गई है। तो इसका मतलब है बच्चों कि जब आपको आंकड़े फैलाकर दे दिए जाएं, अब इसमें तो ऊपर आपको बता दिया दक्षिण अफ्रीका ने इतने, इसमें इतने, एक एक चीज बताकर आपको बताई गई है, लेकिन अगर आपको फैलाकर हर आंकड़े दे दिए जाएं तो उन आंकड़ों का संगठन आपको करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं आंकड़ों का संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग डाटा। आपको रॉ डाटा दे दिया, आपको ऐसे खुले में आंकड़े दे दिए और उसको आपको अपने आप संगठित करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो उनको आप कैसे करोगे? देखो जैसे इसमें आपको दिया है कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, कला, अंग्रेजी, गणित, अंग्रेजी, कला, विज्ञान, कला, विज्ञान, विज्ञान, गणित, कला, अंग्रेजी, कला, विज्ञान, गणित, विज्ञान, कला, मतलब अलग 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 इतनी बार लिख दिया। एक बार में नहीं बताया कि गणित इतने लोगों को पसंद है, जैसे पहले बताया गया था कि गणित इतने बच्चों को पसंद है या कुछ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया, ऐसे फैलाकर आंकड़े दे दिए। तो हम इनको क्या करते हैं, देखो इसमें कला, गणित, विज्ञान कितनी बार दे रखा है, तो इनको हमें खुद संगठित करना है। इसके लिए हम इन आंकड़ों को एक सारणी में लगाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हम पहले लेते हैं, वो हमें दे रखा है, जैसे इसमें हमें विषय दे रखा है, तो पहले सारणी में हम लिखेंगे विषय, ठीक है, दूसरे में हम लिखेंगे मिलान चिन्ह, और तीसरे में हम लिखेंगे बारंबारता। क्या देखो हम करते हैं बच्चों, तो कौन सा विषय सबसे अधिक पसंद किया गया,
कौन सा विषय सबसे कम पसंद किया गया। अब ऐसे आंकड़ों को देखकर तो आप नहीं बता सकते ना कि कौन सा ज्यादा, क्योंकि ऐसे फैलाकर लिख दिया कला, गणित, विज्ञान, ऐसे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा सबसे ज्यादा पसंद किया, कौन सा कम पसंद किया। आकस्मिक रूप से लिखी गई रुचियों या पसंदों को देखकर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है, सरल नहीं है। हम नहीं दे सकते इसका उत्तर क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा। हम मिलान चिन्हों यानी कि टैली मार्क्स का प्रयोग करते हुए इन आंकड़ों को सारणी 5.1 के रूप में करेंगे, व्यवस्थित करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों? जैसे हम पहले सारणी बनाएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे विषय, फिर एक लाइन खींचेंगे। ऐसे हम सब लाइंस बनाएंगे, 1 लाइन 2 लाइन, ऐसे लंबी लंबी लाइनें खींचेंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे विषय, दूसरे में लिखेंगे मिलान चिन्ह और तीसरे में लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो हमें ऊपर से पता चल रहा है इसको, इतने सारों को देखकर कि कौन कौन से विषय हैं। एक तो हमें कला दिख रहा है, एक गणित, एक विज्ञान और एक अंग्रेजी। तो विषय के नीचे हम लिख देंगे कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। ठीक है, अब हम इनको गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? जैसे हम इनको काउंट करेंगे, कला एक बार आया, फिर कला 2, 3, तो ऐसे हम सारी कला को गिनेंगे। तो कला कितनी आ रही है हमारी? 7, हम लिख देंगे 7। ठीक है, इसी तरीके से गणित, गणित को हमने गिना 5, फिर हमने इस तरीके से सभी विषय को गिन के हम उसके आगे विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे। अब हम मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे? जैसे 7, तो हम 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, लंबी लंबी लाइन खींचेंगे, 5वां डंडा इसके ऊपर आएगा, इनको काटते हुए 5, फिर उसके आगे 1 डंडा 6, 1 डंडा 7। अब विद्यार्थियों की संख्या गणित में कितनी है? 5, तो 5 कैसे लिखते हैं? 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, मतलब 1 को दिखाने के लिए 1 डंडा, 2 को दिखाने के लिए 2 डंडे, 3 को दिखाने के लिए 3 डंडा, 4 को दिखाने के लिए 4 डंडे और 5 को दिखाने के लिए उसी के ऊपर टेढ़ी लाइन। इसका मतलब 5। 6 का मतलब 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, 5 को दिखाने के लिए टेढ़ी लाइन और फिर एक और डंडा यानी कि 6। 4 को दिखाने के लिए 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा। तो इस टाइप से हम मिलान चिन्ह लगाते हैं। इस तरीके से प्रत्येक विषय के सम्मुख लिखी मिलान चिन्हों की संख्या से हम विशिष्ट विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। यह संख्या उस विषय की बारंबारता कहलाती है, मतलब फ्रीक्वेंसी। ये जहां विद्यार्थियों की संख्या लिखी है, यहां पर आप लिखोगे बारंबारता। किसी प्रविष्टि की बारंबारता वह संख्या है कि कितनी बार वह प्रविष्टि आंकड़ों में आती है। ठीक है, बारंबारता का मतलब है कि कितनी बार वो आई, बार बार आई, इसका मतलब बारंबारता। सारणी 5.1 से अंग्रेजी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता 4 है। देखिए अंग्रेजी की कितनी है? 4, तो अंग्रेजी की बारंबारता 4 है। गणित को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता 5 है। उपरोक्त रूप से बनाई गई सारणी एक बारंबारता बंटन सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि प्रविष्टि कितनी बार आई है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसको एक बार दोबारा से समझते हैं। जितने अलग अलग विषय दिए गए थे, तो आपने कला, गणित, विज्ञान, एक विषय का आपने खाना बनाया, दूसरा विषय आपने बनाया मिलान चिन्ह का। जैसे कला एक बार आया, आपने 1 डंडा लगा दिया, फिर गणित एक बार आया, आपने 1 डंडा गणित में लगा दिया। इस तरीके से आप डंडे डंडे लगाते गए। ठीक है, एक कला 1 का मतलब है 1 डंडा, 2 का मतलब 2 डंडा, इस तरीके से। 4 के बाद जब 5 आएगा तो उसके ऊपर 5वें का मतलब है टेढ़ी लाइन, उसको काट देंगे हम चारों को, इसका मतलब ये 5 हो गए। फिर 6, 7, ठीक है, फिर उसको हम गिन के यहाँ पर लिख सकते हैं 7, 5, 6 और 8। इनको आप जोड़ भी सकते हैं, इन चारों को आप जोड़ें तो कितना टोटल आता है, और जितने ऊपर दिए हुए हैं इन सबको भी आप गिन सकते हैं। तो इसका जो योग आएगा, इन चारों को जोड़कर जो योग आएगा, वो ये जो ऊपर दिए गए हैं अलग अलग फैलाकर, इनके बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब आपने ये मिलान चिन्ह जो किए हैं वो बिल्कुल सही करे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयास कीजिए। 1, विद्यार्थियों के एक समूह से यह मालूम किया गया कि वे किस पशु को सबसे अधिक घर में पालना पसंद करेंगे। इसके परिणाम नीचे दिए गए हैं। मतलब कुछ बच्चों से पूछा गया कि वो अपने घर में क्या पालना चाहते हैं, जैसे एज अ पेट एनिमल, जैसे पालतू जानवर घर में कौन सा पालना चाहते हैं। तो किसी ने बोला कुत्ता, बिल्ली, बिल्ली, मछली, बिल्ली, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, मतलब बच्चों ने ये सब बोला। किसी ने बोला कुत्ता पालेंगे, किसी ने बोला बिल्ली पालेंगे, किसी ने बोला गाय पालेंगे, मछली पालेंगे, खरगोश पालेंगे। तो इसके उपरोक्त के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। ठीक है बच्चों, अगले पेज पे आते हैं।
तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही अपना स्केल से और एक चार्ट, जैसे आपने पीछे वाले पेज पे देखा था, हम एक पूरा खाना बनाएंगे। उसमें पहला ऊपर लिखेंगे पालतू जानवर, बीच में डंडा लगा के सबसे ऊपर लिखेंगे मिलान चिन्ह, और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता। ठीक है बच्चों, तो फिर हम उसमें कौन कौन से जानवर हैं वो उनके नाम लिख देंगे, कुत्ता, बिल्ली, मछली, खरगोश, गाय। ठीक है, मिलान चिन्ह के अंदर हम जैसे जैसे जो आता जाएगा एक डंडा खींचते जाएंगे। कुत्ता आया, कुत्ते के आगे एक डंडा खींच दिया, बिल्ली आई, बिल्ली के आगे एक डंडा खींच दिया। इस तरीके से 4 डंडे हो गए। पांचवी लाइन से जब 5 आएगा तो हम टेढ़ी लाइन खींच देंगे। फिर 1 2 3 4 मतलब 6 डंडा, 7 डंडा, 8 डंडा। इस तरीके से हम सारे डंडे मिलान चिन्ह में खींचते जाएंगे और फिर उनको गिनकर हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे कुत्ता में हो गए 10, बिल्ली में हो गए 10, मछली में हो गए 3, खरगोश में हो गए 4, गाय में हो गए 1। ठीक है, अगर आप इनको सबको योग करें तो इनका योग आता है 28। ठीक है, और अगर आप इनको गिनते हैं ऊपर, तो ये कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश जो भी दिया है, इनको अगर आप जोड़ें तो ये भी 28 ही होंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो अपने प्रश्न का हल किया है वो सही है कि नहीं। तो इस तरीके से आप एक बारंबारता बंटन सारणी बना सकते हैं। ऊपर लिखेंगे बारंबारता बंटन सारणी और नीचे पूरा ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण 5.3 आंकड़ों का वर्गीकरण। विषयों की पसंद से संबंधित आंकड़े प्रत्येक प्रविष्टि में अनेक बार आने को दर्शाते हैं। उदाहरणार्थ, कला को 7 विद्यार्थियों ने पसंद किया, गणित को 5 विद्यार्थी ने पसंद करते हैं। सारणी 5.1 में देखिए, इस सूचना को आलेखीय रूप से एक चित्रालेख या दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने हमें बता रखा है तो हम चित्र भी बना सकते हैं, उसको चित्र बनाकर भी बता सकते हैं। परंतु कभी कभी हम बड़े आंकड़ों के साथ कार्य करना पड़ता है। जैसे हमें बहुत सारे आंकड़े दे दिए तो हम कैसे करेंगे, तब तो हम ये सब चीजें नहीं कर सकते। जैसे कक्षा 8 के 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंकों 50 में से निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए। अब देखो 60 विद्यार्थी द्वारा, यानी आपको 60 बच्चों के ये अंक दिए हुए हैं और इन सबको आपको करना है, तो ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप मिलान चिन्ह बनाएंगे, मतलब इतने सबका चित्रा में करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, चित्रालेख में या दंडालेख में करना। तो यदि हम प्रत्येक प्रेक्षण के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएं तो वह बहुत लंबी हो जाएगी, है ना बच्चों। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए प्रेक्षणों के कुछ समूह या वर्ग बनाते हैं। इसमें हम वर्ग बना देते हैं, वर्ग अंतराल। देखिए हम पढ़ते हैं पहले, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि, तथा प्रत्येक समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या के आधार पर एक बारंबारता बंटन यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन सारणी निम्नलिखित हो सकती है। तो हमने क्या किया बच्चों, देखो हम इसमें ऐसे करेंगे। सारणी 5.2 में देखो, हमने एक समूह बना लिया। ऊपर हम लिखेंगे समूह 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, मिलान चिन्ह लगा देंगे और बारंबारता। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया। योग लिख देंगे नीचे 60। ये देखिए ये 60 आ रहा है और 60 ही बच्चों की आपको संख्या दी है। इसका जो टोटल है, जो इनका योग है, वो 60 आना चाहिए। तो आपने अपना हल सीख किया है। उपरोक्त प्रकार से दिए गए आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े यानी ग्रुप्ड डाटा कहे जाते हैं तथा प्राप्त बंटन वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहा जाता है। इससे अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। जैसे अधिकतर विद्यार्थियों ने 20 और 40 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए 20 और 40 में कितने लोगों ने, 21 और 19, तो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने कितने 20 और 40 अंक को बीच में प्राप्त किए। इसको देखते ही आप बता सकते हैं। 8 विद्यार्थियों ने 50 में से 40 से अधिक प्राप्त किए हैं। तो 40 से अधिक देखने के लिए आप नीचे वाले 2 में देखो, तो यानी 7 और 1 8। ठीक है, तो समूहों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि में प्रत्येक एक वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल या संक्षेप में एक वर्ग क्लास कहलाता है। ये जो हमने बनाए 0 से 10, 10 से 20, ये क्या है, ये वर्ग अंतराल है, या आप इनको वर्ग भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लास इंटरवल्स, इसको इंग्लिश में क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पर समूह की जगह वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला खाना आप इस अंतराल या समूह लिखोगे आप। ध्यान रखिए कि प्रत्येक 10 दोनों में ही
प्रेक्षण 10 दोनों ही वर्गों 0 से 10 और 10 से 20 में सम्मिलित है। इसी प्रकार 20, अब देखो 10 0 से 10 इसमें भी 10 है, 10 से 20 इसमें भी 10 है, ऐसे ही 20 10 से 20 में भी है और 20 से 30 में भी है। तो हम क्या करें, हम 10 किस में लिखेंगे या हम 20 किस में लिखेंगे, हम 30 किस में लिखेंगे, इस बात को समझते हैं। इसी प्रकार 20 वर्गों 10 से 20 और 20 से 30 दोनों में सम्मिलित है, परंतु एक प्रेक्षण 10 या 20 दो वर्गों में एक साथ सम्मिलित नहीं हो सकता। हम तो एक ही तरफ एंट्री लिखेंगे ना, अगर हम दोनों तरफ लिख देंगे उसका तो वो तो हमारी संख्या जो है वो तो 60 से भी ज्यादा हो जाएगी, तो वो तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम यह परिपाटी मतलब यह नियम अपनाते हैं कि उभयनिष्ठ प्रेक्षण उच्चतर वर्ग में ही सम्मिलित होगा, अर्थात प्रेक्षण 10 वर्ग अंतराल 10-20 में सम्मिलित है, 0 से 10 में नहीं। इसी प्रकार 20 वर्ग अंतराल 20 से 30 में सम्मिलित है, 10 से 20 में नहीं। ठीक है, मतलब जो 0 से 10, तो 0 से 10 में सिर्फ 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आएंगी। ठीक है, और 10 से 20 में 10 से लेकर 19 तक आएंगी। जो बाद की संख्याएं होती हैं 10, 20, 30 जो इन अंतरालों में आ रही हैं, बाद वाली नहीं आती उसके अंदर, वो अगले वर्ग अंतराल में आती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? मतलब पहले अंतराल वर्ग समूह में जो संख्या है 0 से 10, उसमें 0 से 9 तक आएंगी, दूसरे में 10 से 19 तक आएंगी। इसका ये मतलब है 20 अगले वाले में आएगी, उसमें आएगी 20 से 29 तक। इस तरीके से पूरा चलेगा। 10 निम्न वर्ग सीमा कहलाती है और 20 तथा 20 ऊपरी या उच्च वर्ग सीमा अपर क्लास लिमिट कहलाती है। निम्न वर्ग सीमा मतलब नीचे वाली वर्ग सीमा और दूसरी ऊपरी वर्ग सीमा या उच्च वर्ग सीमा, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इसी प्रकार वर्ग अंतराल 20 से 30 में 20 निम्न वर्ग सीमा है। अब 20 से 30 में 20 क्या है, लोअर क्लास लिमिट यानी निम्न वर्ग सीमा, और 30 क्या है, उच्च वर्ग सीमा है। ध्यान दीजिए कि वर्ग अंतरालों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि में से प्रत्येक की उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अंतर बराबर है। ये भी आपने नोट किया बच्चों, जैसे 0 से 10, 10 से 20 सब में 10-10 का अंतर है। तो वर्ग अंतराल जब भी आगे आपको क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको वर्ग अंतराल अपने आप बनाना होगा। आपको ऐसे फैलाकर संख्याएं या आंकड़े दे दिए जाएंगे, आपको खुद से अपने आप वर्ग अंतराल बनाना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वर्ग अंतराल जो आप बनाएंगे उसमें प्रत्येक वर्ग अंतराल में जो है जो अंतर है वो बराबर होगा। ठीक है, इस स्थिति में जो अंतराल है वो कितना है, 10-10 का। इस स्थिति में 10 ऊपरी या उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का यह अंतर वर्ग अंतराल की चौड़ाई यानी कि विड्थ या माप यानी कि साइज कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसके अंदर यानी 0 से 10 की चौड़ाई है, 10 से 20 की चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई या माप, इतनी माप है इनके अंदर। तो ये सब हमने अभी समझा कि हम किस तरीके से, अगर हमें संख्याएं ऐसे फैलाकर दे दी जाएं तो हम किस तरीके से बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। इसको बारंबारता बंटन सारणी बोलते हैं, जो 5.2 में बनी है। इसके लिए सबसे पहले हम वर्ग अंतराल बनाते हैं। किस वर्ग अंतराल में कौन कौन सा आएगा उसमें हम मिलान चिन्ह लेते हैं। वर्ग अंतराल में हमने ये समझा कि 0 से 10 है तो उसमें 0 से 9 तक आएंगे। 0 क्या है, 0 निम्न वर्ग सीमा है और जो 10 है वो उच्च वर्ग सीमा है, और इनका जो अंतराल है वो हमेशा बराबर होगा। 10-10 का जैसे है तो सारे वर्ग अंतराल बराबर समान के होंगे। ये नहीं कि आप एक 10 का ले लें दूसरा 20 का ले लें, ये इसमें आपको ध्यान देने योग्य बात है। चलिए अगले पेज पे आते हैं। प्रयास कीजिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी पर विचार कीजिए और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए आपको बारंबारता बंटन सारणी बनाकर दी हुई है। तो सारणी 5.3 में देखिए वर्ग अंतराल रुपयों में दैनिक आय, ये आपको दैनिक आय दे रखी है रुपयों में, और श्रमिकों की संख्या भी दे रखी है कि मतलब 100 से 125 में 45 लोगों श्रमिकों की संख्या 100 से की जो संख्या है जो उनको दैनिक आय मिलती है रोज की आय, तो 45 लोगों को 100 से 125 के बीच में मिलती है, 25 लोगों को 125 से 150। इस तरीके से आपको पूरा बनाकर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि वर्ग अंतरालों की माप क्या होगी।
वर्ग अंतरालों की माप क्या है? तो आप देखकर बता सकते हैं वर्ग अंतराल इसमें कितने हैं। 100, 125, 125, 150, यानी कि 25-25 का डिफरेंस है सब में। तो आप लिख सकते हैं कि वर्ग अंतराल की माप 25 है। दूसरा प्रश्न देखो, किस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है? तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? देखिए आप, तो 200 से 225 में देखिए सबसे ज्यादा 140 है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता, सबसे अधिक किसकी बारंबारता है? 140, यानी किस वर्ग की है? तो यानी वो वर्ग है 200 से 225। ठीक है। तीसरा है कि किस वर्ग की सबसे कम बारंबारता है? सबसे कम किसकी है? तो देखिए सबसे कम किस में है, ध्यान से देखिए, तो 20 सबसे कम 20 है। 20 किस वर्ग में है? 300 से 325, यानी 300 से 325 जो वर्ग है उसकी बारंबारता सबसे कम है। वर्ग अंतराल 250 से 275 की उच्च सीमा क्या है? उच्च सीमा मतलब अभी मैंने आपको समझाया 250, 275, तो 250 इसकी निम्न सीमा है, 275 इसकी उच्च सीमा है। तो इसकी उच्च सीमा क्या है? 275। नीचे वाली होती है निम्न सीमा, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा, तो इसकी उच्च सीमा क्या है? 275। और लास्ट है, किन दो वर्गों की बारंबारता एक समान ही है? कौन से दो ऐसे हैं जिनकी बारंबारता एक समान है? देखिए आप ध्यान से देखिए, तो इसकी भी 55 आ रही है और इसकी भी 55 आ रही है, यानी कौन से वर्ग की है? 150, यानी वर्ग 150 से 175 और 225 से 250, इन दोनों की बारंबारता 55 है, तो किनकी? इन दोनों की बारंबारता एक ही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न देखते हैं। अंतरालों 30 से 35, 35 से 40 इत्यादि का प्रयोग करते हुए एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों के भारों किलोग्राम में निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो ऊपर वाले में क्या है? आपको बारंबारता बंटन सारणी बनाकर दी गई थी, और आपको दोनों तरीके से प्रश्न आ सकता है बच्चों। आपको ये सारणी बनाकर दी गई है और नीचे प्रश्न पूछ लिया कि इसकी निम्न सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है, कुछ भी प्रश्न, वर्ग अंतराल में अंतराल जो माप है वो क्या है, जैसे ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं, या आपको प्रश्न दे दिया और आपको खुद बारंबारता बंटन सारणी अपने आप बनानी है, जैसे इस प्रश्न में दिया है। तो आपको बताया गया है 30 से 35, 35 से 40, ऐसे आपको वर्ग अंतराल लेने हैं। इस तरीके से आपको करना है। तो आप कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे ऊपर एक चार्ट बना के दिया है, ऐसे ही आप बनाएंगे, फुट्टे से और पेंसिल से, पेन से आप बनाएंगे, और सबसे पहले वाले में लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, वो आपको बता रखा है 30 से 35, तो आप लिखेंगे 30 से 35, 35 से 40। तो देखिए ये कहाँ तक जा रहे हैं, मैक्सिमम इसमें कहाँ तक जा रहे हैं? इसमें देखो 65 तक है लास्ट में, तो 70 तक आपको लेना पड़ेगा। तो आप लेंगे 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, इस तरीके से 70 तक लेंगे आप। 60 से 65, 65 से 70। ठीक है, फिर दूसरे खाने में लिखेंगे ऊपर मिलान चिन्ह। इसमें तो मिलान चिन्ह नहीं दिए हुए थे ऊपर वाले प्रश्न में, प्रश्न 1 में, क्योंकि आपको सीधा ही अमाउंट सारे के सारे जो संख्याएं हैं वो दे दी गई थी, मिलान चिन्ह नहीं दिए थे। इसमें आपको मिलान चिन्ह बनाना पड़ेगा, 3 खाने बनाने पड़ेंगे। पहला वर्ग अंतराल जो आपने बना दिया, दूसरा मिलान चिन्ह, और तीसरा बारंबारता। ठीक है, तो जैसे 40 किस में आएगा? 40 से 45 वाले में आप एक डंडा खींचेंगे। इस तरीके से आप सारे मिलान चिन्ह सब में एक एक डंडा खींचते जाएंगे। फिर आप बारंबारता को देखेंगे। बारंबारता पहले वाले में जैसे आया 3, दूसरे वाले में आया 4, तो इस तरीके से आप सभी विद्यार्थियों की बारंबारता लिख देंगे, किसमें कितने कितने आए, और उनको जोड़कर देखेंगे उनका योग कितना आना चाहिए। कक्षा के 20 विद्यार्थियों, यानी उनका जो योग है वो 20 आना चाहिए। अगर आप उसका योग 20 आता है तो आपका हल ठीक है, आपने मिलान चिन्ह ठीक से लगाए हैं और बारंबारता भी आपने ठीक से की है। ठीक है बच्चों। 5.3.1 एक विभिन्नता के साथ दंड। अब हम 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों के वर्गीकृत बारंबारता बंटन पर पुनः विचार करते हैं। देखिए सारणी 5.4 में देखिए, इसमें आपको एक सारणी दी गई है जिसमें 60 बच्चे हैं जिनके इतने इतने अंक आए हैं गणित विषय में।
गणित का टेस्ट हुआ था, तो उन्होंने ऐसे वर्ग अंतराल बना लिए 0 से 10, यानी 0 से लेकर 9 तक 2 बच्चों के 0 से 9 के बीच में आए, 10 से 20 यानी 10 से 19 के बीच में 10 बच्चों के आए। तो इस तरीके से उन्होंने एक वर्ग अंतराल आपको दिया है और बारंबारता दी है। उपरोक्त को संलग्न आलेख के रूप में निरूपित करके प्रदर्शित किया गया है। आकृति 5.1 में देखो बच्चों, अगले पेज पे देखते हैं। क्या यह आलेख उन दंड आलेखों से किसी रूप में भिन्न है जो आपने कक्षा 7 में खींचे थे? ध्यान दीजिए कि यहाँ हमने क्षैतिज अक्ष पर प्रेक्षणों के समूहों अर्थात वर्ग अंतरालों को निरूपित किया है। दंड की लंबाई वर्ग के अंतराल की बारंबारता दर्शाती है। साथ ही यहाँ दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं दिखाई गई है, क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है। आंकड़ों के इस प्रकार के आलेखीय निरूपण को एक आयत चित्र हिस्टोग्राम कहलाता है। निम्नलिखित आलेख एक अन्य आयत चित्र है। देखो बच्चों, आपने जो पीछे दंड आलेख बनाया था उसमें अगर आप देखो, वापस से आप उस पे जाकर देखो तो दंड आलेख आपने कैसे बनाया था। दंड आलेख के ऊपर आप देखो तो उसमें आपने अलग अलग दूरी पर बनाया था, और आपने जो नीचे दूरियां ली थी वो आपने ऊपर ली थी, ऊपर y वाली रेखा में ली थी, और x वाली रेखा में आपने जो नीचे रेखा होती है उसमें आपने अलग अलग दूरियों पर ली थी, अलग अलग दंड बनाए थे। लेकिन 5.1 आकृति जो है इसमें आप देखो, इसमें आपने कोई दूरी नहीं छोड़ी है, सब साथ साथ मिलाकर बनाया गया है। समझ रहे हैं आप? और जो इसमें जैसे 0 to x जो विद्यार्थियों के प्राप्त अंक हैं वो आपने नीचे लिए हैं, और विद्यार्थियों की संख्या आपने ऊपर ली है। ठीक है? और जो दंड बनाए थे उसमें दूरी थी, बीच बीच में अलग अलग दूरी पे थे, तो वो दंड आलेख था। ये आयत चित्र है, इसमें कोई दूरी नहीं होती, सब साथ साथ चिपका के बनाए हैं। देखो इन्होंने जैसे सारणी में कैसे दिया है कि 0 से 10 में 2 हैं, 10 से 20 में 10 हैं, तो 0 से 10 में 2 हैं। देखो 0 से 10 में 2 के ऊपर इन्होंने लाइन खींच दी। नीचे वर्ग अंतराल इन्होंने नीचे लिए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है? और लंबाई में इन्होंने लिए हैं विद्यार्थियों की संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, जिसमें 2 का डिफरेंस है। ठीक है? ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। 2, 4, 6 मतलब हर एक में बराबर होना चाहिए। इस y वाली जो साइड है इसमें भी बराबर, और x वाली जो साइड है इसमें भी बराबर। ठीक है? इसमें आपने लिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ऊपर लिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो पहले में 0 से 10 में कितना है? 2। 10 से 20 में कितना है? 10। तो आपने 10 पे लाइन खींची। फिर 20 से 30 में कितना है? 21। तो आपने 21 पे लाइन खींची। ये एकदम साथ साथ चिपटा के आपने बनाया है, इसे हम बोलते हैं आयत चित्र। ठीक है? वो था दंड आलेख, ये है आयत चित्र। जैसे देखिए 5.2 आकृति में देखिए, एक स्कूल के 25 अध्यापकों की आय बताई है इसमें। तो समान चौड़ाई वाले दंड जिनके बीच में कोई रिक्तता नहीं है, यही मैं आपको समझा रही थी बच्चों। दंड आलेख में आप दूर दूर बनाते थे, आप बीच बीच में दूरी छोड़ते थे, ये इसका गणित, ये इसका। लेकिन इसमें आयत चित्र में कोई दूरी नहीं होती, आप साथ साथ चिपका के बनाते हैं। दंड की लंबाई एक विशिष्ट समूह या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या कहलाती है, और यही उस वर्ग की बारंबारता होती है। ये जो लंबाई जा रही है, तो देखिए आपने इसमें आयु ली है x पे, जो जैसे 0 to x जो आपने नीचे वाली लाइन ली है उसमें आपने आयु ली है वर्षों में, और जो ऊपर वाली लाइन है आपने ली है अध्यापकों की संख्या। तो इसमें आपको जैसे बताया गया है, तो ये बीच में ना देखो जो नीचे वाली लाइन है उन पहले हम थोड़ी टेढ़ी कर देते हैं। वो टेढ़ी इसलिए की है इन्होंने क्योंकि उसके बाद से आप 5-5 का डिफरेंस ले रहे हो, मतलब 0 से लेकर 20 तक टेढ़ी। अगर आप शुरू से लेकर, जैसे ऊपर वाले में तो आपने पूरा ही सेम लिया था 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, लेकिन इसमें पहले वाले में तो 0 से 20 का डिफरेंस है, अंतर है, लेकिन बाद में 5-5 का है। तो आप आगे की जो लाइन थोड़ी टेढ़ी कर देते हैं, तो वो 0 से 20 आपने टेढ़ी कर दी, और ऊपर आपने ले ली एक अध्यापकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 25 अध्यापकों की संख्या है। तो जैसे परिसर को 50 के आगे क्या लिखा है? परिसर को समान अंतरालों में, इस स्थिति में 5 वर्ष के विभाजित किया गया है। ठीक है? 5-5 वर्षों का आपने लिया है कि 4 विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 25 से
25 है, 5 विद्यार्थियों की 30 है। तो इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्षैतिज अक्ष के अनुदिश वह दर्शाने के लिए प्रयोग की गई है कि हम 0 से 20 तक की संख्याएं प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। किसी भी जो विद्यार्थी है उसकी जो आयु है वो 20 से कम नहीं है। ऑब्वियसली किसी भी जो अध्यापक है उसकी आयु 20 से कम थोड़ी होगी, तो उसकी जो आयु है वो 20 से अधिक है। तो इसलिए हमने 0 से 20 के बीच में हमने कोई भी जो है वो नहीं लिया, कोई संख्या नहीं ली है, इसलिए हम ये टेढ़ी लाइन बना देते हैं। इस आयत चित्र के दंडों से हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं बच्चों? तो इन्होंने क्या बोला है हमें? पहला प्रश्न, कितने अध्यापकों की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 50 वर्ष से कम है? तो देखो, आयत चित्र को देखते ही आप बता सकते हो 45 वर्ष या उससे अधिक परंतु 50 से कम, यानी कितने हैं? 45 और 50 के बीच में कितने हैं? 5। तो आप लिख सकते हैं कि आयत चित्र से स्पष्ट है कि 5 अध्यापकों की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक परंतु 50 वर्ष से कम है। दूसरा है कि 35 वर्ष से कम आयु वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है? अब 35 कहाँ पे आ रहा है? देखो, ये 35 आ रहा है, यानी 20 से 35 तक लोगे आप, यानी 4 + 5 + 6। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि 35 से कम कितने हैं। 35 इयर्स, 35 साल से कम अध्यापक कितने हैं? तो 35 से कम कितने आ जाएंगे? यानी उसमें 20 से 25 वाले भी आएंगे, 25 से 30 वाले भी आएंगे और 30 से 35 वाले भी आएंगे, यानी 4 + 5 + 6, यानी कि 15 अध्यापकों की आयु जो है वो 35 वर्ष से कम है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रयास कीजिए। आयत चित्र आकृति 5.3 में देखिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, आपको ये एक आयत चित्र बनाकर दिया गया है, तो इसमें हमें क्या पूछा गया है? इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना प्राप्त हो रही है? इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप? देखिए, आप ये जो लंबी लाइन है उसमें देखिए, उसमें क्या लिखा है? कक्षा 7 की लड़कियों की संख्या, और नीचे लिखा है ऊंचाई सेंटीमीटर में। तो आपको क्या इससे सूचना मिल रही है? कि इस आयत चित्र द्वारा हमें यह सूचना मिल रही है कि कक्षा 7 की लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी है। ठीक है, हमें यह सूचना मिल रही है कि कक्षा 8 की लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर के बारे में सूचना दी गई है। किस वर्ग में सर्वाधिक लड़कियां हैं? तो सबसे ज्यादा लड़कियां किस वर्ग में हैं? सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक लड़कियां किस में हैं? तो देखो, सबसे ऊंची लाइन कहां जा रही है? 7। सबसे ऊंची लड़कियां, तो 7 किस में आ रहा है? 140 से 145 में, यानी 140 से 145 वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं। कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है? अब 145 से अधिक वाली कौन सी होंगी? ये जो सारी आ रही हैं, 145 से 150, 150 से 155 और 155 से 160, यानी 4 + 2 + 1, यानी कि 7। 4, 5, 6, 7, यानी 7 लड़कियों की जो लंबाई है वो इसमें आएगी। यदि हम लड़कियों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित करें तो प्रत्येक में कितनी लड़कियां होंगी? 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अगर हम लड़कियों को 3 समूहों में बांटते तो 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक समूह ए है, 140 सेंटीमीटर या उससे अधिक परंतु 150 सेंटीमीटर से कम ये समूह बी है, और 140 सेंटीमीटर से कम ये समूह सी है। तो देखो, समूह ए में हमें बोला है 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक, तो 150 से अधिक देखेंगे तो उसमें 2 + 1, 2 + 1 यानी 3 आएंगी, 3 लड़कियां। समूह बी में हमें क्या बोला है? 140 से अधिक परंतु 150 से कम, तो यानी 40 से 150 तक कितनी आएंगी? यानी 7 + 4, 11 लड़कियां हैं। सी में क्या बोला है? 140 से कम, यानी शुरू की सारी आ जाएंगी, 125 से 130, 130 से 135 और 135 से 140, यानी 3 मतलब 1 + 2 + 3, यानी कि 6 लड़कियां। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आपको आयत चित्र बना हुआ आ सकता है और आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या आपको प्रश्न दिया होता है कि आपको आयत चित्र, आपको कुछ जानकारी दी गई है और उससे आपको आयत चित्र खुद बनाना होता है। ठीक है,
प्रश्नावली 5.1 निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे? एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? हम एक आयत चित्र बोला है, तो आयत चित्र में हम केवल उन्हीं आंकड़ों को दर्शा सकते हैं जिनको हम जिनका वर्ग अंतराल बनाना संभव हो। ठीक है, तो डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, तो इसको तो हम वर्ग अंतराल, कितने पत्र हैं, हम वर्ग अंतराल में नहीं कर सकते। तो आप लिखोगे नहीं, ऐसे क्रॉस का निशान बना दोगे, काट का निशान नहीं, हम इसमें नहीं बना सकते क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल बनाना संभव नहीं है। किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां, तो ऊंचाइयों को तो आप वर्ग अंतराल में बांट सकते हैं, तो हाँ, आप टिक मार्क का निशान लगा देंगे, सही, इसमें हम बना सकते हैं क्योंकि इसका वर्ग अंतराल बनाना संभव है। ऐसे ही प्रश्न 3 में भी हम नहीं बना सकते और प्रश्न 4 में हम बना सकते हैं। किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है: पुरुष M, महिला W, लड़की B और लड़का B और लड़की G। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शा रही है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आते हैं। तो देखो, आपको ये कुछ दिए हैं, W मतलब औरत, मैन मतलब आदमी, इस तरीके से आपको ये WWW करके दी गई है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक बारंबारता बंटन सारणी बनाओ। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख बनाओ। तो आप कैसे बनाएंगे? पहला आप लिख देंगे विभागीय स्टोर पर आए व्यक्ति, महिला M, पुरुष M, महिला W, पुरुष M, लड़का B, लड़की G। मतलब आप पहला खाना ये बनाएंगे, दूसरा मिलान चिन्ह, और तीसरा विभागीय स्टोर में खरीदारी करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो आप जो जितनी बार आएगा उस तरीके से आप मिलान चिन्ह खींचते जाएंगे। जैसे W आया, एक मिलान चिन्ह, इस तरीके से एक डंडा, 4 डंडे हो जाएंगे, फिर तिरछी लाइन काट देंगे जैसे मैंने आपको समझाया। उस तरीके से मिलान चिन्ह, और फिर मिलान चिन्ह को टोटल करेंगे, जमा करके कितना योग आएगा वो हर एक के आगे लिखेंगे। महिला इतनी, जैसे मैं इसमें आपको ओरल में बताती हूँ, तो महिलाएं आएंगी 28, पुरुष आएंगे 15, लड़के आएंगे 5, लड़की आएंगी 12। तो टोटल आप इनका योग करेंगे तो 60 आ रहा है, और इनको आप गिनेंगे तो ये भी 60 दिए हुए हैं आपको। इसके बाद आप इसका एक दंडालेख भी खींचने को बोला है, तो दंडालेख आप ग्राफ के ऊपर बनाएंगे, आपको ग्राफ दिया जाएगा पेपर में। तो आप इक्वल दूरी लेंगे, समान दूरी लेंगे, 0, 4, 6, 12, 4, 8, 12, 16, इस तरीके से आप लेंगे लंबाई में, और 0 to x में लेंगे आप विभागीय स्टोर में आए व्यक्ति, और अब इसका दंडालेख बना देंगे। महिलाएं 28, दूरी पर बनाए जाते हैं दंडालेख हमेशा। प्रश्न 3 देखते हैं, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी। मिलान चिन्हों का प्रयोग करके अंतरालों इत्यादि एक बारंबारता, इसमें आपको बारंबारता बंटन सारणी बनानी है जिसमें आपको ये अंतराल लेने हैं, 800 से 110, 810 से 120। तो आप पहले में लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये पूरा बनाएंगे, 800 से 110, 810 से 820, 820 से 830, इस तरीके से 900 तक लेंगे आप। फिर उसके आगे मिलान चिन्ह लगाएंगे और फिर श्रमिकों की संख्या, उनका योग करेंगे। इस तरीके से आपको ये पूरा प्रश्न करना है, इसमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए, और इसके बाद आपको इसी प्रश्न में जो आप बंटन सारणी बनाएंगे उसका एक आयत चित्र, जो मैंने आपको आयत चित्र के नीचे जो ये 2 चित्र समझाए थे वैसा आपको आयत चित्र बनाना है, और फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आयत चित्र कैसे बनाएंगे आप? ऊंचाई वाली जो लाइन है उसमें 800, 810, 10-10 का डिफरेंस लेंगे, 820, 830, 840, इस तरीके से। और जो नीचे वाली लाइन है उसमें आप लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि टोटल 10 ही आ रहा है इसमें जो योग आ रहा है। तो इस तरीके से फिर आप एक आयत चित्र जो कि मिलाकर बनाते हैं, जैसे साथ वाले पेज पर आपको जो समझाया था मैंने, उसमें से आप पहले एक टेढ़ी लाइन बना देंगे और फिर 0 से 4 तक आप इसको पूरा एक आयत चित्र बना देंगे, और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। उसको देखकर आपको फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस समूह में श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या कितनी है, तो वो आप देख के बताएंगे कि 830 से 840 में सबसे अधिक है। ठीक है बच्चों, सबसे अधिक किस में? तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। 5वां क्या है, मतलब इसमें आपको पहले बनाना था, पहले आपको बनाने को बारंबारता बंटन सारणी बनाने को बोला, फिर दंडालेख बनाने को बोला, और खुद फिर उसमें से प्रश्न पूछे गए। अगला प्रश्न क्या है, अवकाश के दिनों में
एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने के समय को दिए गए आलेख में दिए गए हैं। अब इसमें आपको ये आलेख दिया गया है, इसको देखकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने की। अधिकतम कितने विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा, तो आप खुद देखकर इसको बता सकते हैं। अब देखो, नीचे वाली साइड में दिया गया है प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे, और ऊपर वाली लाइन में दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या। तो अधिकतम कितने विद्यार्थियों ने देखा, तो अधिकतम विद्यार्थियों ने 4-5 घंटों तक टीवी देखा। ठीक है, 4-5 घंटों में देखो सबसे ज्यादा आ रहा है 32, तो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने 4-5 घंटे तक टीवी देखा। 4 घंटों से कम कितनों ने देखा, तो उसमें 4 घंटे से पहले वाले सारे आ जाएंगे, यानी 22 + 8, 22 + 8 = 4। और कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय खर्च किया, तो 5 के बाद आ जाएंगे सारे, यानी 8 + 6, 14 विद्यार्थियों ने। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया है ना। अच्छे से इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत इजी है। बस इसको आपको ग्राफ में बनाना होगा। ग्राफ में आप समान अंतर की दूरी लीजिएगा, और इसको आयत चित्र है तो आपको मिला मिलाकर बनाना है, जैसे इस प्रश्न में मिलाकर बनाकर दिया गया है। दंडालेख है तो दंडालेख आपको दूरी दूरी पर बनाया जाता है। आप बुक से अच्छे से समझेंगे, जैसे मैंने बोला है उसको अच्छे से करेंगे तो आप ये सारे प्रश्न अच्छे से कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। 5.4 वृत्त आलेख या पाई चार्ट। क्या आपके सम्मुख कभी वृत्तीय रूप में निरूपित आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं, जैसे आकृति 5.4 में दिखाए गए हैं। वृत्तीय मतलब ऐसे सर्कल के अंदर, जैसे गोल एक वृत्त बना दिया, उसके अंदर वृत्त आलेख या पाई चार्ट। एक दिन में एक बच्चे द्वारा खर्च किया गया समय। तो पहले में देखिए, जैसे एक दिन में एक बच्चा जो है वो अपना पूरा समय कैसे बिताता है, जैसे 8 घंटे सोने में बिताए, 6 घंटे स्कूल में, 3 घंटे खेल में, 3 घंटे अन्य गृह कार्य में, 4 घंटे। या एक कस्बे में व्यक्तियों के आयु समूह। दूसरा देखिए, तो इन्होंने आयु समूह बताया, जैसे 50,000 जो लोग हैं वो 15 से 60 वर्ष की आयु के हैं। 0 से 14 यानी 14 से जो कम साल के हैं वो 30,000 लोग हैं। 60 वर्ष या उससे अधिक, 60 साल से जो ऊपर के हैं वो 20,000 लोग हैं। तो एक इन्होंने ये एक पाई चार्ट, इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। अगले पेज पे आते हैं बच्चों। इस प्रकार निरूपण वृत्त आलेख यानी सर्कल ग्राफ कहा जाता है। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण होल और उसके भागों में संबंध प्रदर्शित करता है। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्य खंडों यानी कि सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्य खंड का साइज या आमाप उसके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप या सूचना के समानुपाती होता है। आपको समझ में आया? मतलब जैसे इसमें जो दिखाया गया है, तो जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है कि स्कूल में बच्चे ने 6 घंटे बिताए, तो हर एक घंटे का अलग अलग उन्होंने बना दिया। उसके हिसाब से उन्होंने, हम देखते ही बता देंगे कि बच्चे ने 8 घंटा बच्चे सोने में बिता रहा है, 6 घंटे स्कूल में, तो इसको देखते ही हमें एकदम से जानकारी मिल जाती है। उदाहरण के रूप में उपरोक्त आलेख में सोने की क्रिया में खर्च किए गए घंटों में त्रिज्य खंड का अनुपातिक भाग। अनुपातिक भाग से क्या मतलब है? सोने के घंटों की संख्या बराबर संपूर्ण दिन। सोने के घंटे कितने हैं? 8 घंटे। और पूरा दिन कितने घंटे का होता है बच्चों? 24 घंटे का। तो कैसे निकाला हमने सोने के घंटों का अनुपात? कैसे निकाला हमने कि सोने के घंटे कितने हो गए? 1/3, 8/24। काट दिया, 8 × 8, 8 × 24। इसीलिए इस त्रिज्यखंड को पूरे वृत्त के 1/3 भाग के रूप में खींचा गया है। तो 1/3 जो जैसे हमने एक सर्कल बनाया, तो उसका 1/3 भाग हमने सोने को दे दिया। इसी प्रकार स्कूल में बिताए गए घंटों का त्रिज्यखंड का अनुपातिक भाग क्या होगा? स्कूल के घंटों की संख्या बटे संपूर्ण दिन। यानी स्कूल के कितने हैं? 6 घंटे। और पूरा दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो यानी 1/4, 6 × 6, 6 × 4 24। अतः इस त्रिज्यखंड को वृत्त के 1/4 के रूप में खींचा गया है। तो इस पूरे वृत्त का 1/4 जो है वो स्कूल के घंटे हैं। इसी प्रकार अन्य त्रिज्यखंडों की माप ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप सबके निकाल सकते हैं। सभी क्रियाकलापों के भिन्नों को जोड़कर देखिए, क्या आपको एक योग प्राप्त होता है? अगर आप सबको जोड़कर देखें तो आपको एक योग प्राप्त होगा। वृत्त आलेख को पाई चार्ट भी कहा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पाई चार्ट।
प्रयास कीजिए। निम्नलिखित पाई चार्टों में से प्रत्येक आकृति 5.5 में देखो आपको 3 आकृतियां दी गई हैं, आपकी कक्षा के बारे में एक अलग प्रकार की सूचना देता है। इनमें से प्रत्येक सूचना को प्रदर्शित करने वाला वृत्त का भाग ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले में उन्होंने एक वृत्त बनाया है जिसमें बीच में लाइन मार दी है, यानी एक कक्षा में 50% लड़कियां हैं, 50% लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या अगर हम अनुपात में देखें तो कितनी आएगी, 50% बटा 100%। टोटल कितने हैं, टोटल 100 हैं, तो 50% बटा 100%। तो परसेंटेज का जब हम निशान हटाते हैं, प्रतिशत का निशान जब हटाते हैं तो बटे में 100 लिख देते हैं, यानी 50 बटा 100 बटा 100 बटा 100। 100 से 100 कट जाएगा तो 50 बटा 100 आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 1 बटा 2। तो वृत्त का आधा। ठीक है, ऐसे ही लड़कों की संख्या निकालेंगे, वो भी आधी आएगी। दूसरी आकृति में क्या बताया है, स्कूल के लिए परिवहन। तो कितने बच्चे 20% अगर साइकिल यूज कर रहे हैं, तो यानी 20% बटा 20 बटा 100 बटे में 100 बटा 100। तो ऐसे 2 बटा 20 बटा 100 आ जाएगा इसका, और उत्तर आ जाएगा 2 बटा 1 बटा 5। 20 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो इस तरीके से बाकी दोनों का निकालेंगे तो वो 4 बटा 5, 4 बटा 5। अब ऐसे ही इसमें दिया गया है कि गणित से प्यार और घृणा। तो 15% जो बच्चे हैं वो गणित से घृणा करते हैं, बाकी जो है वो गणित से प्यार करते हैं। तो यानी गणित पसंद करने वाले बच्चे कितने हो गए, 15% अगर हैं, 100 में से 15% घृणा करने वाले हैं, तो पसंद करने वाले कितने हो गए 85%। 100 माइनस 15, तो प्यार वाले कैसे निकालोगे जो गणित से प्यार करते हैं, 85% बटा 100%, यानी 85 बटा 100 बटा 100 बटा 100। 100 से 100 कट जाएगा तो इसका वृत्त आ जाएगा, वृत्त का 17 बटा 20। और दूसरे का निकालोगे 15% बटा 100%, तो वो आ जाएगा 3 बटा 20। दिए गए पाई चार्ट आकृति 5.6 के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस प्रकार के कार्यक्रम सर्वाधिक देखे जाते हैं, किन दो कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या खेलों के कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या के समान होती है। अब देखिए इसमें आपको एक पाई चार्ट बना के दिया गया है, टीवी पर विभिन्न प्रकार के चैनलों को देखने वालों की संख्या, मतलब मनोरंजन, जैसे कितने लोग हैं, 100 में से 50% जो लोग हैं वो मनोरंजन देखते हैं, जो 25% है वो खेल से रिलेटेड चैनल देखते हैं, इतने % समाचार देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने आपको एक पूरा पाई चार्ट बनाकर दिया गया है, और पीछे प्रश्न पूछे कि कौन से प्रोग्राम सबसे ज्यादा, अब सबसे ज्यादा आपको पता है 50% सबसे ज्यादा है, तो मनोरंजक कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं। ठीक है, और कौन से कार्यक्रम ऐसे हैं जिनकी, कौन से दो प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या खेलों के कार्यक्रमों को देखने वाले की संख्या के बराबर। तो समाचार और ज्ञानप्रद जो हैं उनकी संख्या खेलों की संख्या के बराबर है, मतलब उन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो खेलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, पाई चार्ट को खींचना। अब ये तो हमें ये इस तरह के प्रश्न थे कि पाई चार्ट बना हुआ आया था और आपको उसमें से जानकारी क्या मिल रही है, उसके आपको प्रश्न पूछे गए थे और आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, अब आपको खुद से पाई चार्ट बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों की महक या स्वाद प्रतिशतों में नीचे दिए गए हैं। एक चार्ट बना के दिया है आपको कि महक, चॉकलेट, महक मतलब फ्लेवर्स, चॉकलेट, वेनिला और अन्य प्रकार, महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी 50% जो बच्चे हैं वो चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं, 25% जो है वो वेनिला और अन्य प्रकार के 25%। अब हम इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित करेंगे। अब हम खुद इससे एक पाई चार्ट बनाएंगे। वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण 360 डिग्री है। आपने पढ़ा है बच्चों कि आप कोई भी एक अगर वृत्त बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, तो उसका जो पूरा कोण होता है, बीच की जो लंबी लाइन होती है वो 360 डिग्री होती है। त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल्स 360 डिग्री के भाग या कोई भिन्न होंगे। हम त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोणों को ज्ञात करने के लिए एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपको महक दी गई है, चॉकलेट, वेनिला, अन्य प्रकार, ग्राहकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया हुआ है 50%, 25%, 25%। तो संपूर्ण का भाग 50% का मतलब प्रतिशत का निशान जब हम हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, तो यानी 50 बटा 100 यानी 1 बटा 2, 25 बटा 100 1 बटा 4, 25 बटा 100 1 बटा 4। ठीक है, अब हम
हम इस पूरे जो हमने वृत्त बनाया, इस पूरे वृत्त का 360 डिग्री है, यानी 360 डिग्री का आधा 180 डिग्री जो है उतने बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। 360 डिग्री का 1/4 90 डिग्री 360 डिग्री का, यानी हम कैसे बनाएंगे? पहला, किसी सुविधाजनक त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। मतलब आप प्रकार में कितनी भी त्रिज्या लेकर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कितनी भी त्रिज्या लेकर एक गोल सर्कल, एक गोल वृत्त बना दीजिए। इसका केंद्र ले लीजिए O, और O को बिल्कुल सीधी लाइन A से उसकी बाईं साइड में ऐसे, लेफ्ट साइड में ऐसे उसको अंकित कीजिए OA। ठीक है। चॉकलेट के त्रिज्य खंड का कोण 180 डिग्री का है। हमने ऊपर निकाला 360 का आधा 180 डिग्री, तो हम इसको पूरा आगे तक ले जाएंगे, डॉट 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 डॉट, यानी ये AOB। तो कोण AOB जो बन रहा है ये 180 डिग्री का बन रहा है, ये पूरा चॉकलेट का आ गया। ठीक है। और शेष त्रिज्य खंडों को भी इसी प्रकार अंकित करेंगे। अब जो बाकी के नीचे हैं, अब हम यहाँ पर अपनी वो रखेंगे D, और D से हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जो आपका प्रोटेक्टर होता है D होती है यहाँ पे उल्टा, उसको उल्टा उस साइड से रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उस पर लिख देंगे वेनिला, और इस पे भी 90 डिग्री का ही बनेगा। 90-90 के हैं दोनों, अन्य स्वाद। चलिए उदाहरण 1 करते हैं। संलग्न पाई चार्ट आकृति 5.7 में एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च और उसकी बचत प्रतिशतों को दर्शाता है। किस मद में व्यय सबसे अधिक था? तो देखिए, आप इस पूरे पाई चार्ट को देखिए, आकृति 5.7। तो इसमें आपको ये बताया है कि एक परिवार जो है वो कितना खर्च कर रहा है, एक परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च और उसकी बचत को, कि मतलब कितना बचत हुआ, कितना खर्च हुआ, वो बता रहा है कि बचत इतने % हुई, कपड़े इतने के खरीदे। आप देखिए इसको देख के हमें ये पता चल रहा है। तो किस मद में व्यय सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक खर्चा किस चीज पर हुआ है, ये आप देखते ही बता सकते हैं। किसका खाना सबसे बड़ा है? भोजन में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ 25%। तो आप लिख सकते हैं भोजन पर व्यय सर्वाधिक है। किस मद पर हुआ खर्च परिवार की कुल बचत के समान है? अब देखिए, अब बचत पूछी है। बचत आपको देखिए इस पूरे पाई चार्ट में देखिए बचत कहाँ लिखी है, लिखा है बचत 15%। तो 15% के बराबर और क्या है? और 15% और कौन सा आ रहा है? और बच्चों की शिक्षा, ये भी 15% है। तो बच्चों की शिक्षा पर हुआ खर्च वो भी 15% की कुल बचत के बराबर है। ठीक है, मतलब बचत भी 15% है और बच्चों की शिक्षा भी 15%। यदि परिवार की आय मासिक बचत 3000 रुपए है तो कपड़ों पर हुआ मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। अब देखो, यदि वो जो परिवार है, मासिक बचत, अगर एक महीने में परिवार 3000 रुपए बचाता है तो कपड़ों पर कितना मासिक खर्च करता है? अगर सपोज करो कि 3000 रुपए, तो कपड़ों पे कितना दिया गया है हमें? 15% निरूपित करता है 5000 का। अब बचत कितनी करता है? उन्होंने क्या बोला है? परिवार की मासिक बचत। तो यानी हमारी बचत कितनी है परिवार की? 15%। तो यानी हमें 15% का 3000 का 15% निकालेंगे हम। 15% मतलब, तो यानी 3000/15, और उसका हमें 10% कपड़ों पे लगाते हैं, गुणा 10। ठीक है, यानी 15 निरूपित करता है 3000 का, तो 10% में कितना करेगा? 3000/15 गुणा 10, यानी कि 2000 रुपए के जो है वो कपड़े खरीदता है। चलिए आगे आते हैं। उदाहरण 2। एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री, जो कि रुपयों में है, नीचे दी गई है। एक दुकान है जिसने, मतलब एक दिन में उसकी इतनी बिक्री होती है, जैसे उसने ब्रेड 320 रुपए, फ्रूट ब्रेड 80 रुपए, केक और पेस्ट्री 160 रुपए, बिस्किट 120 रुपए, अन्य 40 रुपए। तो कुल 720 रुपए की उसकी बिक्री हुई। इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। चलिए नेक्स्ट पृष्ठ पे आते हैं। तो अब हमने सीखा पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। अब हम फिर से एक और पाई चार्ट बनाकर सीखते हैं कि पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, पहले हम प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। यहाँ कुल बिक्री रुपए में दी गई है, इसलिए हम निम्नलिखित सारणी प्राप्त होगी। देखो, यहाँ पर हमें ये तो नहीं बताया गया ना कि त्रिज्यखंड कितनी कितनी किसकी है, हमें तो रुपयों में दी गई है। तो हमें हर एक का प्रतिशत निकालना पड़ेगा कि कितना प्रतिशत, हमें कौन सी डिग्री का कोण कहाँ से बनाए, तभी तो हम पाई चार्ट बना पाएंगे। तो सामान्य ब्रेड उन्होंने दिए 320। 320 कितने में से दिए? 720 में से। ठीक है, और उसको हम गुणा कर देंगे 360 से। क्यों? जितना 360 मतलब जितना उसका संपूर्ण जो हमारा सर्कल है, जो हमारा वृत्त है, उसका आधार होता है 360 डिग्री, उसका पूरा सर्कल बनता है। तो कैसे करेंगे? 320
बटे में 720 गुणा 360, यानी 320 बटा 720 हो गया 4/9। उसको गुणा करेंगे 360 से, यानी 160 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम सबका निकालेंगे। बिस्किट का 120 डिग्री, 120 बटा 720, 1/6 का 360 यानी 60 डिग्री। 160 का 160 बटा 720 यानी 2/9, 2/9 का 360 डिग्री यानी 80 डिग्री। 80 का 80 बटा 720 यानी 1/9, 1/9 का 360 40 डिग्री। इसी तरीके से 40 बटा 720 यानी 1/18 और 1/18 गुणा 360 यानी कि 20 डिग्री। उपरोक्त का प्रयोग करके अब हम एक पाई चार्ट खींचते हैं। देखिए पाई चार्ट कैसे खींचेंगे हम, 5.8 आकृति में देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक सीधी लाइन खींच ली बीच में। सीधी लाइन हमने खींची। अब सीधी लाइन, उसके ऊपर हम डी रखेंगे और 20 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, वहां पे उसको खींच देंगे। अन्य, ये हमारा अन्य हो गया। सबसे पहले हम सबसे कम डिग्री वाला कोण बनाएंगे, क्योंकि डी से 160 डिग्री का कोण बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम हमेशा सबसे कम डिग्री का जो आएगा वो बनाएंगे। 20 डिग्री का बनाया, फिर 20 डिग्री की जो हमने लाइन खींची उसके ऊपर डी रखेंगे, फिर 40 डिग्री का बनाएंगे, फिर उस 40 डिग्री वाली की जो लाइन खींचेंगे उसके ऊपर प्रकार जो डी है उसको रखेंगे, और फिर हम अपना अगला कोण बनाएंगे केक और पेस्ट्री वाला, और फिर हम बिस्किट का बनाएंगे दूसरे वाले पे रख के 60 डिग्री। और ये जो बाकी का ऊपर जो बच जाएगा ये हमारा 160 डिग्री का कोण आएगा। और फिर हम सबके ऊपर लिख देंगे 160 डिग्री वाला सामान्य ब्रेड 20 डिग्री, अन्य फ्रूट ब्रेड 40, केक और पेस्ट्री 80% और बिस्किट 60%। इस तरीके से बच्चों ये तरीका है पाई चार्ट खींचने का। यानी आपको अगर जैसे उसमें घंटे दिए गए थे तो 8 घंटे बच्चा सोता है तो 24 घंटे गुणा में कर देंगे 360। हर चीज जब भी आपको पाई चार्ट बनाना होगा तो आपको ये देखना है कि किस चीज में कितनी चीजें यूज हो रही हैं और वो टोटल कितनी है, बराबर कितनी है। जैसे कि इसमें दिया 320 सामान्य ब्रेड है और 320 रुपए की ब्रेड बिकी है, जिसमें से पूरे पैसे कितने आए 720, और गुणा टोटल उसका वृत्त का कितना होता है आलेख 360 डिग्री, यानी 320 बटा 720 गुणा में 360। इसी तरीके से प्रश्नावली के प्रश्न भी आएंगे बच्चों, तो आपको अपने आप उसमें पाई चार्ट बनाना होगा। इस बात का ध्यान रखना है बस, जहां पे आपने 20 डिग्री की लाइन खींची उस लाइन के ऊपर फिर आप डी रखोगे, फिर आपने जहां पे 40 डिग्री की लाइन खींची उस 40 डिग्री की लाइन पे आप डी रखोगे और फिर आप 80 डिग्री का कोण बनाओगे। फिर आपने जो लाइन खींची 80 डिग्री के कोण की उस पर आप अपनी डी रखोगे और फिर आप 60 डिग्री का कोण बनाओगे। यही चीज इसमें समझने की है। और बाकी जो कोण बच गया वो 160 डिग्री जो सामान्य ब्रेड पे खर्च हुए थे। इस तरीके से पाई चार्ट बनाया जाता है। नीचे दिए गए आंकड़ों का प्रयास कीजिए। नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। एक बच्चे द्वारा एक दिन में खर्च किया गया समय इस प्रकार है। अब देखो इसको आप अपने आप करोगे। सोना, जैसे वो बच्चा 8 घंटे सोता है, 6 घंटे स्कूल में जाता है, गृह कार्य 4 घंटे करता है, खेल 4 घंटे और अन्य 2 घंटे। तो इसको आप वैसे ही देखो, पीछे से आपने पीछे किया था तो आप कैसे लिखोगे, बच्चों द्वारा बिताया गया समय, सोना, स्कूल, गृह कार्य, खेल, अन्य, घंटों में जैसे 8, 6, 4, 4, 2 ऐसे आप लिखेंगे। फिर इसको कैसे लिखोगे, सोना कितने घंटे करता है 8 घंटे, कितने घंटे होते हैं टोटल 24, यानी 8/24 गुणा 360, तो ये आएगा 120 डिग्री। इस तरीके से आप सभी का निकालेंगे। स्कूल का 6/24 गुणा 360 90 डिग्री, ऐसे आप सारे निकालेंगे तो ये आज सब निकल जाएंगे। फिर आप उसको एक किसी भी कोई भी सर्कल खींचेंगे, किसी भी प्रकार में 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का आप एक सर्कल खींचेंगे। सबसे पहले देखिए सबसे छोटा कोण कौन सा है 30 डिग्री। तो आप सबसे पहले उस पे जैसे जो बिंदु आएगा बीच में उस बिंदु को निशान करके उसके उल्टी हाथ की साइड पे एक लंबी लाइन खींच देंगे, उसके ऊपर प्रकार रख के 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर जो 30 डिग्री की लाइन आएगी उसके ऊपर डी रख के 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर उस पे डी रख के 60 डिग्री का कोण, इस तरीके से फिर उस पे डी रख के 90 डिग्री का कोण, और फिर लास्ट में जो बच जाएगा आखिरी में वो 120 डिग्री का सोना आएगा। तो इस तरीके से आपको अपने आप पाई चार्ट बनाना आता है। एग्जाम में आपको ये चीज आनी चाहिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बच्चों। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। निम्नलिखित आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार का आलेख सुविधाजनक होगा। देखिए आपको ये आंकड़े दिए गए हैं किसी राज्य के खाद्यान्न का उत्पादन, वर्ष
2001, 2002, 2003, 2004, 5 और 6, और उत्पादन है लाख टनों में, मतलब 60 लाख, 50 लाख, 70, 55, 80 और 85। तो इसके लिए आप कौन सा आलेख बनाना जो है आपके लिए अच्छा होगा? तो ये देखो, इसको तो अलग अलग सालों में दिया है। आप खुद बताइए बच्चों, इसके लिए कौन सा आलेख बन सकता है? इसके लिए हम दंड आलेख बनाना जो है वो उपयुक्त होगा। व्यक्तियों के एक समूह के भोजन की पसंद। एक आपको सारणी दी हुई है जिसमें बताया मनपसंद भोजन और व्यक्तियों की संख्या। जैसे उत्तर भारतीय लोगों को, मतलब 30 लोगों को उत्तर भारतीय भोजन पसंद है। दक्षिण भारतीय भोजन 40 लोगों को पसंद है। चाइनीज 25, अन्य 25, और इनका सबका योग है 120। तो इसके लिए भी आप कौन सा आलेख बना सकते हैं? इसके लिए भी आप दंड आलेख बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, किसी फैक्ट्री के श्रमिकों के एक समूह की दैनिक आय। जैसे दैनिक आय दे रखी है 75 से 100, मतलब 45 मजदूरों की, श्रमिकों की संख्या दे रखी है एक फैक्ट्री में 45, तो 45 श्रमिकों की 75 से 100 के बीच में। ऐसा आपने प्रश्न पीछे भी किया है बच्चों। इस पूरे का 100 से 125, 35, 125 से 50, 55, 150 से 175, 30, 175 से 200, 50, 200 से 225, 125, 225 से 250, 140, और योग इनका हुआ 480। आपको याद है उस वाले प्रश्न में आपने जो उदाहरण था पीछे श्रमिकों की, सेम ऐसा ही प्रश्न था वो, उसमें भी आपने ऐसे वर्ग अंतराल थे और श्रमिकों की संख्या थी, आपने क्या बनाया था उसमें? तो उसमें आपने आयत चित्र बनाया था। तो इसके लिए भी आयत चित्र इन आंकड़ों के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं प्रश्नावली 5.2। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट में दिखाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि 20%, ये देखिए बच्चों, ये मैंने आपको पिछले पेज पे था, पिछले से पिछले पेज पे जो मैंने आपको कराया, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था? तो ये आप कैसे निकालेंगे? सपोज आप माना कि x लोगों पर खर्च किया गया, ठीक है, तो हमसे बोल रहे हैं कि x का 10% कितना हुआ? यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था? तो हमें टोटल निकालने हैं कि कितने व्यक्तियों को पे किया गया था। तो हमें, यानी कि अगर ये पूरा x है तो हमें इसका 20%, x का 10% अगर 20 है तो 10/100 गुना x बराबर 20, तो यानी टोटल 200, x बराबर 20/10, यानी कि टोटल 200 लोगों पर सर्वे किया गया था। किस प्रकार का संगीत सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया? तो कौन सा संगीत पसंद किया गया ये आप देख के बता सकते हैं। सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है? मनोरंजन में। तो मनोरंजक संगीत अधिकतम व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाती है तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? तो शास्त्रीय संगीत की कितनी बनाएगी? 10/100 गुणा 1000, इस तरीके से, यानी 100। उपशास्त्रीय संगीत की कितनी बनाएगी? 20% है, 20/100 गुणा 1000, जैसे हमने उसमें किया था। इसमें हम गुणा 1000 से कर रहे हैं क्योंकि वो 1000 सीडी लिखा है। उसमें हम गुणा 360 से करते थे क्योंकि उसकी पूरा जो आलेख होता है वो 360 होता है। ठीक है बच्चों, और ये पूरा 100 है। लोक संगीत कितनी करेगी? प्रतिशत में बताया, इसलिए हम भाग कर रहे हैं 100 से, गुणा कर रहे हैं 1000 से। लोक संगीत में 30/100 गुणा 1000 यानी कि 300, और मनोरंजक संगीत में 40/100 गुणा 1000 यानी कि 400। अगला प्रश्न, 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी से अपनी इच्छा अनुसार ऋतुओं के लिए मतदान करने को कहा गया। तो ये देखो, आपको एक सारणी दी गई है और इसमें उन्होंने बोला है कि वर्षा ऋतु इतने लोग पसंद करते हैं, शीत ऋतु इतने, ग्रीष्म ऋतु इतने। तो किस ऋतु को सबसे अधिक आप देख के बता सकते हैं? देखो 150 सबसे ज्यादा है तो शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्य खंडों का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसका शीत ऋतु का क्या होगा? 150/360 यानी 5/12। मान, कोण का मान पूछा है, ठीक है। और दूसरे का निकालेंगे तो 90/160 यानी 1/4, और तीसरे का 120/360 यानी कि 1/3। तीसरा है, इस सूचना को दिखाने के लिए पाई चार्ट बनाइए।
तो इसका हम टोटल कैसे निकालेंगे प्रश्न 2 का, यानी मतलब 150 बटा 360 गुणा 360, तो 150 डिग्री का कोण आ जाएगा, 360 से 360 कट जाएगा। फिर 120 बटा 360 गुणा 360, 120 डिग्री का कोण आ जाएगा। और वैसे ही 90 बटा 360 गुणा में 360, और इसका कोण कैसे बनाएंगे, वैसे ही सर्कल खींचेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर से बताया। एक सर्कल खींचेंगे, बीच वाला बिंदु लेंगे, उसको नाम देंगे O, उसके उल्टे हाथ साइड पे सीधी लाइन खींच देंगे। सबसे छोटा कोण कौन सा बन रहा है इसमें, 90 डिग्री। उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण खींच देंगे बिल्कुल सीधा ऊपर D रख के, और फिर उसके बाद 90 डिग्री के कोण जहां पे हमने लाइन खींची उसके ऊपर कोण रख के 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, और फिर उसके ऊपर रखकर 150 डिग्री, जो बच जाएगा वो 150 डिग्री का। इस तरीके से हम पाई चार्ट खींचेंगे। निम्नलिखित सूचना को दिखाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। ठीक है, तो इसके आप पाई चार्ट आप खुद से खींच सकते हैं। सबका आप इस तरीके से एंगल कोण निकालेंगे। जैसे देखो इन्होंने बताया प्रत्येक त्रिज्यखंड का अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसे करेंगे। तो नीले का क्या है 18 बटा 36 1/2, हरे का क्या है 9 बटा 36 1/4। इस तरीके से हम संगत कोण को कैसे निकालेंगे, गुणा कर देंगे 360 से, जैसे इस इधर सारणी में दिखाया है इस वाले पेज पे, और फिर उस तरीके से उसका हम पाई चार्ट बनाएंगे। देखिए अगले पेज पे है चौथा प्रश्न, संलग्न पाई चार्ट। एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, ये आपको एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एक बच्चे ने ऐसे अलग अलग विषयों में इतने इतने जो है अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर टोटल अंक उस 540 प्राप्त, उसके टोटल अंक जो है कुल अंक 540 हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले में देखिए 105 अंक। अब 105 आप घबराइएगा नहीं, इसमें 105 तो किसी में भी नहीं है। तो किस विद्यार्थी ने, तो कैसे निकालेंगे, यानी 540 अंकों के लिए कोण क्या है 360, यानी 360 बटा 540, कोण 360 है, तो ये आ जाएगा 2/3। तो 105 अंक के लिए क्या होगा 2/3 का 105, यानी 70%। तो 70% किसमें है, पाई चार्ट में कौन सा विषय है, हिंदी, यानी हिंदी में उसने 105 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये आपको प्रतिशत में डिग्री में दिया गया है, अंक कितने प्राप्त किए तो नहीं पता, तो आपने ऐसे निकाला 360 बटा 540, 2/3 आया। तो 105 का क्या 2/3 कैसे निकालेंगे, 70%। ठीक है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक प्राप्त किए। बच्चों हमेशा आपको संख्याएं दी होती हैं और कोण आपको खुद निकालने होते हैं। इस प्रश्न में आपको कोण दिए हुए हैं और आपको संख्याएं निकालने को पूछा है, उल्टा पूछा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो इसीलिए हम इस चीज में उल्टा कर रहे हैं। तो इसमें अब हमें गणित का कितना दिया गया है, देखो गणित का कोण दिया गया है 90 डिग्री। हमें संख्या निकालनी है कि कितने अंक उसने प्राप्त किए जो 90 डिग्री का कोण बनाया हमने। तो वो हम कैसे करेंगे, यानी और गणित, हिंदी और गणित में जो कोण बन रहा है उसका देखो अंतर कितना है, हिंदी का है 70 और उसका है 90। हमें क्या पूछा गया है, हिंदी में कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, गणित में हिंदी से कितने अधिक किए हैं। तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री यानी कि 20 डिग्री, और इसमें 360 डिग्री का कोण बनता है, उसके टोटल अंक कितने हैं, कुल प्राप्त अंक 540, यानी अगर 1 डिग्री के लिए 540 बटा 360 है तो क्या आया 3/2, तो उसको 20 से गुणा कर देंगे तो यानी 30, यानी जो गणित में हिंदी से 30 अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। ऐसे ही जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान एवं गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए योग से अधिक है। तो केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें भी इसी तरीके से करना है, ये बहुत आसान है बच्चों। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या सारणी में दी गई है। आंकड़ों को एक पाई चार्ट, इसके लिए आपको पाई चार्ट बनाना है, ये आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अपने आप। इसके लिए वैसे ही आप निकालेंगे टोटल कितना है 72, तो वही 40 बटा 72 गुणा 360, सबकी डिग्री निकालेंगे कितने डिग्री का कोण बन रहा है और फिर उसको पाई चार्ट में दर्शाएंगे आप। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 5.5 संयोग और प्रायिकता। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में हम प्रतिदिन बरसाती लेकर बाहर निकलते हैं और कई दिनों तक कोई वर्षा नहीं होती, परंतु संयोग से एक दिन आप बरसाती ले जाना भूल जाते हैं और उसी दिन भारी वर्षा हो जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक विद्यार्थी एक टेस्ट के लिए 5 में से 4 अध्याय अच्छी तरह से तैयार करके आता है, तैयार कर लेता है, परंतु एक बड़ा प्रश्न
उस अध्याय में से पूछ लिया जाता है जिसे उसने अच्छी प्रकार से तैयार नहीं किया था। तो मतलब जैसे आप रोज बारिश का मौसम है, आप रोज छतरी लेके जा रहे हैं पर बारिश नहीं हो ही नहीं रही बारिश, लेकिन आप एक दिन छतरी ले जाना भूल गए और उसी दिन बारिश हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं? संयोग, कि संयोग से ऐसा हो गया। अब आप अपने पेपर में, आपके एग्जाम में, आपके जो है एग्जाम जैसे आपका होता है, टेस्ट होता है, तो उसमें 5 अध्याय आने थे। 5 में से आपने 4 अच्छे से याद कर लिए। आपने बोला कोई बात नहीं, मैंने 4 तो याद कर लिए, मैं एक अध्याय नहीं करता। तो एक अध्याय आपने छोड़ दिया और ज्यादातर प्रश्न उसी अध्याय में से आ गए। 4 में से कम आए, ज्यादातर प्रश्न उसी अध्याय में से आ गए जो आपने अध्याय छोड़ दिया था। तो ये सब संयोग है कि आपने क्या पता आप वो वाला अध्याय कर लेते, कोई और 4 ना करते। तो इस तरीके से मतलब कि ये संयोग होता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि एक विशेष रेलगाड़ी सही समय से चलती है, परंतु जिस दिन आप सही समय पर पहुंचते हैं उसी दिन वह देरी से आती है। तो ये संयोग है। आपको अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां आप संयोग का सहारा लेकर कार्य करना चाहते हैं, परंतु वह उस प्रकार से नहीं होता जैसा आप चाहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? ये ऐसे उदाहरण हैं जहां किसी बात के होने या ना होने के संयोग बराबर यानी कि समान नहीं है। एक रेलगाड़ी के समय पर आने या ना आने के संयोग बराबर नहीं है। जब आप कोई टिकट खरीदते हैं और यदि वह प्रतीक्षा सूची में है, तो आप निश्चय ही संयोग का सहारा लेंगे। आप यह आशा कर सकते हैं कि जब आप यात्रा करेंगे तब संभवतः उस टिकट पर आपकी सीट आरक्षित हो जाएगी, परंतु यहाँ हम कुछ ऐसे प्रयोगों यानी एक्सपेरिमेंट्स पर सोचेंगे जिनमें परिणामों के घटित होने के संयोग बराबर हैं। ठीक है, मतलब आपने जैसे अपनी कहीं जाने के लिए अपने ट्रेन में टिकट की रिजर्वेशन कराई, लेकिन आपकी अभी प्रतीक्षा सूची में है, तो ये आपका संयोग है कि उसमें नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी हम पढ़ते हैं आगे। 5.5.1 कोई परिणाम प्राप्त करना। आपने संभवतः ये देखा होगा कि एक क्रिकेट मैच के शुरू होने से पहले दोनों टीमों के कप्तान बाहर जाकर यह निर्णय करने के लिए सिक्का यानी कि कॉइन उछालते हैं, टॉस करते हैं कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। आपने देखा होगा बच्चों, जब भी मैचेस होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें सिक्का उछाला जाता है, हेड आएगा कि टेल आएगा। जिसने हेड बोला होता है, अगर हेड आ जाए तो वो वाली जो टीम है वो पहले खेलेगी। इस तरीके से आपने पहले सुना होगा। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो आपको क्या संभव परिणाम मिलते हैं? निसंदेह चित, हेड या पट, टेल। या तो चित आएगा या पट आएगा, तो हेड आएगा या टेल आएगा। विचार कीजिए कि आप एक टीम के कप्तान हो और आपका मित्र दूसरी टीम का कप्तान है। आप एक सिक्का उछालते हैं और अपने मित्र से चित या पट बोलने को कहते हैं। क्या आप उस उछाल के परिणाम पर कोई नियंत्रण रख सकते हैं? नहीं, आपको तो नहीं पता कि क्या आएगा। आपने चित बोला और उसमें पट आ गया तो वो वाली टीम खेलेगी, आप नहीं खेलोगे। आपको तो नहीं पता ना, कुछ भी आ सकता है। क्या आपको चित्त प्राप्त हो सकता है यदि आप ऐसा चाहते हैं? नहीं हो सकता। अथवा क्या आपको पट प्राप्त हो सकता है यदि आप ऐसा चाहते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार का प्रयोग एक यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। चित्त और पट, इस प्रयोग के 2 परिणाम आउटकम्स होते हैं। मतलब या तो चित्त आएगा या पट आएगा, 2 ही परिणाम हो सकते हैं इसके, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। प्रयास कीजिए। यदि आप एक स्कूटर चलाना प्रारंभ करें तो संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? अब आप एक स्कूटर चलाना सीख रहे हैं तो 2 परिणाम होंगे, या तो आप स्कूटर चलाना सीख जाएंगे या आप स्कूटर चलाना नहीं सीख पाएंगे। यही 2 परिणाम होंगे। अब दूसरा, जब एक पासे को फेंका जाता है तो संभव 6 परिणाम क्या हो सकते हैं? आपने एक पासा फेंका, आप लूडो खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपने एक पासा फेंका, तो पासे के कितने साइड्स होते हैं? 6। या तो आपका 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6। तो कितने परिणाम, तो संभव 6 परिणाम क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो एक पासे को उछालने पर संभावित परिणाम क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, कोई एक पासे की ऊपरी सतह पर आएगा। जब आप पहिए को घुमाएंगे तो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? आकृति 5.9 पे देखिए, इनकी सूची बनाइए। यहाँ परिणाम का अर्थ है कि वे त्रिज्याखंड जहां पर सूचक पॉइंटर घुमाने पर रुकेगा। तो यहाँ पर पहिए को घुमाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो पहिया ए पे रुकेगा या बी पे रुकेगा या जी पे रुकेगा,
सी पे रुकेगा, या तो ए पे या बी पे या सी पे रुकेगा। आपके पास एक थैला है, उसमें विभिन्न रंगों की 5 एक जैसी गेंदें हैं। देखो, एक थैला है, इसमें तो मटका जैसा बना रखा है। एक थैला है और उसके अंदर जैसे 5 गेंदें हैं, अलग अलग रंगों की। आप बिना देखे उसमें से गेंद निकालते हैं, तो प्राप्त होने वाले परिणाम क्या होंगे? तो जैसे उसमें लिखा है व्हाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो, इस तरीके से लिखा है ना। तो एक जैसे एक थैला जिसमें एक सफेद है, एक लाल है, एक नीली है, एक हरी है, एक पीली गेंद है, यानी WRBJ। अगर कोई भी एक निकालनी है तो कोई सी भी एक होगी, कोई सी भी एक ही गेंद निकलेगी ना। अगर एक टाइम पे निकालनी है, या तो वो व्हाइट निकलेगी या तो वो रेड निकलेगी, कोई भी एक निकलेगी। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। एक पासे को फेंकने पर क्या पहले खिलाड़ी के 6 प्राप्त होने का संयोग अधिक है? नहीं, कोई संयोग नहीं है, कुछ भी आ सकता है। क्या उसके बाद खेलने वाले खिलाड़ी को 6 प्राप्त करने का संयोग कम है? इसमें अधिक और कम की तो बात ही नहीं है, कुछ भी आ सकता है। आप पासा फेंक रहे हैं, उस पर कुछ भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी। माना कि दूसरा खिलाड़ी 6 प्राप्त कर लेता है, क्या इसका अर्थ यह है कि तीसरे खिलाड़ी द्वारा 6 प्राप्त करने का कोई संयोग नहीं होगा? हो सकता है संयोग, हो सकता है उसने फेंका तो उसका भी 6 आ जाए। समसंभावित परिणाम 5.5.2 एक सिक्के को अनेक बार उछाला जाता है तथा जितनी बार चित्त या पट आते हैं उन्हें लिख लिया जाता है। अब आपको परिणाम शीट को देखें जहां हम उछालों की संख्या में वृद्धि करते जा रहे हैं। अब सोचो, आपने एक सिक्के को कई बार उछाला। जैसे इस सारणी में देखो, उछालों की संख्या 50 बार उछाला, तो उसमें से कितने बार चित्त आया, कितनी बार पट आया? देखो कैसे बनाया इन्होंने। उछालों की संख्या, मिलान चिन्ह, चित्तों की संख्या, उनके मिलान चिन्ह और पटों की संख्या। समझे आप? जैसे 50 बार उछाला तो इतने चित्त आए, 60 बार उछाला तो इतने चित्त, इतने पट आए। इस तरीके से इन्होंने लिखा है। ध्यान दीजिए कि जब आप उछालों की संख्या अधिक बढ़ाते जा रहे हैं, तब चित्तों की संख्या और पटों की संख्या परस्पर अधिक निकट आते जा रहे हैं। इसको देखो सारणी को बच्चों ध्यान से। अगले पेज पे आते हैं हम। ऐसा ही एक पासे के साथ भी हो सकता है। जब उसे एक बड़ी संख्या में फेंका जाता है तो उन परिणामों में से प्रत्येक की संख्या परस्पर लगभग बराबर हो जाती है। ऐसी स्थितियों में हम कह सकते हैं कि प्रयोग के विभिन्न परिणाम समसंभावित या समप्रायिक मतलब इक्वली लाइकली हैं। इसका अर्थ यह है कि सभी में से प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग एक समान ही है। जैसे सिक्के को उछालेंगे तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा, 2 ही परिणाम हो सकते हैं। तो दोनों का परिणाम एक समान ही है। जैसे सिक्का उछाला तो मैं इस प्रकार गिर सकता था या खो सकता था। अगर वो ऐसे खड़ा ही रह जाता तो ना चित्त आता ना पट आता। मैं इस दीवार के सहारे इस प्रकार गिर सकता था, अगर ऐसे टेढ़ा गिर गया तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या आया। चिंता मत कीजिए, ऐसी स्थितियों पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि इनकी संभावना बहुत कम है। लेकिन हम इसके ऊपर विचार नहीं करेंगे। मतलब हमने सिक्का उछाला और सिक्का टेढ़ा खड़ा हो गया, हमें पता ही नहीं चला चित्त आया कि पट आया। या हमने पासा उछाला तो उसमें वो टेढ़ा खड़ा हो गया तो हमें पता ही नहीं चला। इस चीज के बारे में बात करना बहुत ही कम है क्योंकि इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। 5.5.3 संयोग को प्रायिकता से जोड़ना। एक सिक्के को बार बार उछालने मतलब संयोग को प्रायिकता। संयोग क्या पढ़ा था हमने कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। जिस दिन बारिश हुई उस दिन हम छतरी नहीं लेकर गए, तो वो था संयोग। और प्रायिकता मतलब कि जैसे हमने सिक्के को उछाला तो उसकी प्रायिकता क्या है, 2 बार या तो चित्त आएगा या पट आएगा, ये उसकी प्रायिकता होती है। तो संयोग को प्रायिकता से कैसे जोड़ेंगे हम? एक सिक्के को एक बार उछालने के प्रयोग पर विचार कीजिए। परिणाम क्या है? यहाँ केवल 2 परिणाम है, चित्त या पट। दोनों ही परिणाम समप्रायिक इक्वली लाइकली हैं। एक चित्त प्राप्त करने की संभावना 2 परिणामों में से एक है, अर्थात 1/2 है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी बराबर है। एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? वो भी उसी के बराबर 1/2। या तो चित्त आएगा या पट आएगा, तो 2 ही हैं, तो 2 में से क्या होगा, आधे। या तो 1/2 उसकी, 1/2 उसकी। अब एक पासे को फेंकने के उदाहरण पर विचार कीजिए, जिसके फलकों यानी फेसेस पर 1 2 3 4 5 6 एक फलक पर एक संख्या लिखी गई है, यानी हर साइड पर एक एक संख्या लिखी गई है। उसके 6 पासे हैं तो 6 पर अलग अलग संख्या। आपको पता है जैसे आप लूडो खेलते हैं तो उसका डाइस होता है
उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यदि आप इसे एक बार फेंकें तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे? परिणाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार यहाँ 6 समप्रायिक परिणाम ही प्राप्त होंगे। परिणाम 2, अब आपको अगर आप चाहते हो कि उस पर 2 आ जाए तो 2 परिणाम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? यह प्रायिकता है 1/6। कैसे बच्चों? यानी देने वाले परिणामों की संख्या बटा समप्रायिक परिणामों की संख्या। 2 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। और टोटल कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? 6। कितने परिणाम आ सकते हैं? 6 में से 2 कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो 2 आने की प्रायिकता क्या है? 1/6। संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 1/6, क्योंकि 5 भी एक ही बार आएगा। टोटल कितने हैं? 6। संख्या 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 7 तो है ही नहीं, उसकी तो कोई प्रायिकता ही नहीं है। 1 से 6 तक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? हर संख्या की प्रायिकता 1/6, 1/6 ही होगी। क्यों? क्योंकि हर संख्या एक ही बार आएगी। अगर आपको 1 अंक चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या है? 1/6। 2 की क्या है? 1/6। 3 की क्या है? 1/6। तो हर एक की प्रायिकता 1/6 है। 5.4 घटनाओं के रूप में परिणाम। एक प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों के संग्रह से एक घटना यानी कि एक इवेंट बनती है। जैसे एक सिक्के को उछालने के प्रयोग में एक चित्त प्राप्त करना एक घटना है तथा एक पट्ट प्राप्त करना भी एक घटना है। घटना मतलब आपने एक सिक्का उछाला तो चित्त आया, वो भी एक घटना है। घटना मतलब कुछ इवेंट, कुछ हुआ। एक पासे को फेंकने की स्थिति में भी परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से प्रत्येक परिणाम प्राप्त करना एक घटना होती है। प्राप्त करना भी एक घटना है। एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? सम संख्या बच्चों मतलब, सम संख्या का मतलब है इवन नंबर, जिसमें यह है 3/6 उन परिणामों की संख्या जो घटना बनाते हैं। प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। अब उसमें 2, 4, 6 ये तीनों सम संख्या हैं। कितनी हो गई? सम संख्या कितनी हो गई? 3। तो सम संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी? टोटल कितनी है? 6। तो 3/6। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। अगर मैं विषम की पूछूं तो वो कितनी है? या तो 1 आएगा या 3 या 5। तो विषम संख्याएं की प्रायिकता क्या होगी? वो भी 3/6। उदाहरण 3, एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी अर्थात सर्वसम आइडेंटिकल हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसी गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? क्या यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक होगी या कम होगी? यहाँ घटना के कुल 4 + 2 यानी कि 6 परिणाम हैं। टोटल परिणाम कैसे निकालेंगे? 6 गेंदें हैं तो 6 हो गए टोटल परिणाम। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? कितनी है लाल गेंदें? 4, यानी कि 4 परिणाम है। अतः लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 4/6। उसको काट दो 2 के बारे से, यानी कि 2/3 है। और इसी प्रकार पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? पीली गेंद कितनी है? 2, यानी कि 2/6। उसे भी काट दो 1/3। ठीक है, अतः लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है। प्रयास कीजिए। मान लीजिए आप पहिए को घुमाते हैं। इस पहिए पर एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने के परिणामों की संख्या और हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न होने के परिणामों की संख्या नोट कीजिए या लिखिए। तो देखिए, इसमें ये जो आपको फोटो दी गई है आकृति 5.11 में, इसमें हरा यानी जी 1, 2, 3, 4, 5 जगह जी लिखा है, यानी उसकी प्रायिकता है 5। एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता क्या होगी? टोटल इसमें कितने हैं? 8। हरा कितना है? 5। तो यानी हरे की प्रायिकता क्या होगी? 5/8। एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त ना होने की प्रायिकता, तो प्राप्त ना होने की 8 में से कितने बच गए? 3, यानी 3/8। ये बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। 5.5.5 वास्तविक जीवन से संबंधित संयोग और प्रायिकता। अब हम इसको वास्तविक जीवन में कैसे करते हैं? हमने उस संयोग की बात की थी जिसमें केवल उसी दिन वर्षा हुई जब हम बरसाती लेकर नहीं गए थे। आप प्रायिकता के पदों में संयोग के बारे में क्या कह सकते थे? क्या यह वर्षा ऋतु में 10 दिन में 1 दिन हो सकता था? तब वर्षा होने की प्रायिकता 1/10 है
और वर्षा ना होने की प्रायिकता 9/10 है। यह सोचते हुए कि किसी दिन वर्षा होना या ना होना समसंभावित या समप्रायिक है, वास्तविक जीवन की विभिन्न स्थितियों में प्रायिकता का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो चीजें हम रोज ही देखते हैं कि हम कहीं गए, सपोज आप मार्केट गए, मार्केट में आप कोई चीज लेने गए, वो चीज आपको नहीं मिली, आप 10 चीज लेने गए, आपको कोई 5 चीजें मिली। तो ये सब संभावित चीजें हैं कि आप कोई चीज काम कर रहे हैं, वो संयोग की बात है कि वो चीज आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उसको हम किस तरीके से प्रायिकता उसकी निकालते हैं। एक बड़े समूह के अधिक लक्षणों या विशेषताओं को उस समूह के एक छोटे भाग का प्रयोग करते हुए ज्ञात करना। जैसे चुनाव के समय एग्जिट पोल किया जाता है। इसमें संपूर्ण क्षेत्र में बंटित केंद्रों में से यादृच्छिक रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के कुछ केंद्र लेकर मतदान करके आने वाले व्यक्तियों से यह पूछा जाता है कि उन्होंने किसे मत दिया। इससे प्रत्येक प्रत्याशी के जीतने की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है तथा इसी आधार पर प्रगुक्तियां, भविष्यवाणियां भी की जाती हैं। मौसम विभाग बीते हुए अनेक वर्षों के आंकड़ों की प्रवृत्तियों को देखकर ही मौसम के बारे में भविष्यवाणियां करते आ रहा है। मतलब जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी आती है, आप इसको देखते होंगे जब आप न्यूज देखते होंगे टीवी में कि वो भविष्यवाणी बताते हैं कि कल इतनी वर्षा होगी या कल मौसम साफ रहेगा। तो वो अपने पुराने जो संयोग और प्रायिकता है उसको देख के उसके आधार पे ही वो आगे का बताते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 5.3। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला है पहियों को घुमाना। हाँ, तो जब आप पहिए को घुमाएंगे तो कितने परिणाम आएंगे? या तो ए आएगा, या बी आएगा, या सी आएगा, या डी आएगा। किसी पे भी रुक सकता है, ए बी सी डी, 4 परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, जब आप 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, अब आप 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम आएंगे? या तो दोनों में हेड हेड आएगा, या दोनों में एक में हेड आ गया, एक में टेल आ गया, या एक में टेल आ गया, एक में हेड आ गया, या दोनों में ही टेल आ गया। मतलब एक में चित, एक में पट, दोनों में चित, दोनों में पट, या एक में पट, एक में चित। तो इस तरीके से उसके 4 परिणाम होंगे। ठीक है, आपको लिखने हैं ये चारों परिणाम। दूसरा, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। आपने एक पासा फेंका तो एक अभाज्य संख्या जो किसी से भाग नहीं होती, कौन सी आएगी? 2, 3 और 5। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं, जो एक अभाज्य संख्या नहीं होगी वो 1, 4 और 6। एक पासे को 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या क्या है? 6। और 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 5 से छोटी, तो कौन सी है? 1, 2, 3 और 4। ज्ञात कीजिए प्रश्न 1 का ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। तो देखिए 5 बने हुए हैं इसमें, ए बी सी डी और ए, यानी टोटल कितने हैं? 5। और 1 पर रुकने की चाहिए, डी पर रुकने की चाहिए, तो डी तो 1 ही है, तो इसकी प्रायिकता 1/5 होगी। ठीक है, अगला दिया है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक ताश में, एक अगर आप 52 पत्तों की ताश लेते हैं उसमें कितने इक्के होते हैं? 4। तो अगर एक इक्का चाहिए, टोटल कितने हैं? एक इक्का चाहिए, तो यानी 4। 4 में से कोई भी एक आ सकता है, और टोटल कितने हैं? 52, यानी 4/52, तो वो आ जाएगा 1/13। 7 से एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता नीचे दी गई आकृति से प्राप्त कीजिए। अब देखो इसमें आपको दे रखा है ग्रीन रेड रेड R7 RJ। तो इसमें जो लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो इसमें टोटल कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेब दिए हैं, और लाल कितने हैं इसके अंदर? 4, यानी 4 में से कोई भी एक आ सकता है। तो कितनी होगी लाल सेब की? 4/7। अगले पेज पे आते हैं बच्चों। ये बहुत ही इजी है, प्रश्न है, ये आप अपने आप कर सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न भी इसी तरीके से है, ये आप कर सकते हैं। 5वां देखिए, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला और एक लाल है वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो ये भी बहुत ही आसान है, जिसमें 3 हरे हैं, एक नीला है और एक लाल है। तो ऐसा प्राप्त करना है जो नीला नहीं है। टोटल कितने हैं? 3, 4 और 5 ठीक है, और नीला कितना है? एक ही है, तो यानी 1/5। और नीला ना हो, नीला ना आए, बाकी जो आ जाए, तो बाकी कितने हैं? 3 और 1 4, यानी 4/5। ठीक है,
प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकताएं, ये आप कर सकते हैं अपने आप। इस तरीके से हमने अध्याय कंप्लीट किया बच्चों, और हमने इनमें किन तथ्यों पर विचार किया। हमारे पास ज्यादातर उपलब्ध आंकड़े जो संगठित रूप में होते हैं, जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है। किन्हीं भी आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए हम उन्हें क्रमबद्ध रूप से संगठित करने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, हमने ये समझा, बारंबारता वह संख्या दर्शाती है जितनी बार कोई एक विशिष्ट प्रविष्टि आंकड़ों में आती है। ठीक है, हमने बारंबारता बंटन सारणी बनाई, हमने बारंबारता के बारे में पढ़ा। यथा प्राप्त आंकड़ों के समूह बनाए जा सकते हैं और उन्हें एक क्रमबद्ध प्रकार से वर्गीकृत बारंबारता बंटन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पांचवा, हमने समझा कि वर्गीकृत आंकड़ों को आयत चित्र का प्रयोग करते हुए दर्शाया जा सकता है। आयत चित्र एक प्रकार का दंडालेख है जिसमें क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतरालों को प्रदर्शित किया जाता है। नीचे वाला जो होता है क्षैतिज, उसमें वर्ग अंतराल बताए जाते हैं, और दंडों की लंबाइयां वर्ग अंतरालों की बारंबारताओं को प्रदर्शित करती हैं। साथ ही दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं होती। इसमें कोई भी स्थान हम दूर दूर, जैसे दंडालेख में हम दूर दूर बनाते हैं, इसमें हम दूर दूर नहीं बनाते कोई भी वर्ग अंतराल, क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच कोई रिक्तता नहीं है। सिक्स्थ, हमने सीखा छठा, आंकड़ों को वृत्त आलेख या पाई चार्ट का प्रयोग करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है। एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध को दर्शाता है। सातवां, कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनमें परिणामों के आने के संयोग बराबर होते हैं। और आठवां, एक यादृच्छ प्रयोग वह प्रयोग है जिसमें परिणामों की ठीक ठीक प्रगुक्ति यानी कि भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती, जैसे हमने वर्षा वाला पढ़ा था। जैसे बहुत सारे उदाहरण पढ़े इसके अंदर बच्चों। नौवां, किसी प्रयोग के परिणाम समसंभावित या संप्रायिक कहलाते हैं कि उनके आने के संयोग बराबर हों। एक घटना की प्रायिकता क्या होती है, 10वां पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, वो घटना कितनी बार हो सकती है, जैसे एक बार, और टोटल कितना है, जैसे कि 6। जैसे मैं पास से आपको बता रही हूँ। 11वां, जब परिणाम संप्रायिक है। 11वां, किसी प्रयोग के एक या अधिक परिणामों से एक घटना बनती है। 12वां, संयोग और प्रायिकता वास्तविक जीवन से संबंधित है। इस पे हमने, इसी बात पे बच्चों हमने अपना ये अध्याय 5 जो हमने किया, ये खत्म करते हैं हम। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अच्छे से आप ग्राफ पेपर के ऊपर बार ग्राफ वगैरह बनाने की कोशिश कीजिएगा। दंडालेख, आयत चित्र, या आपको बार ग्राफ के ऊपर, जो ग्राफ पेपर होता है उसकी कॉपी आती है, उसके ऊपर आपको पेपर में भी आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको समान दूरी के लेने हैं और उसके अंदर आपको बनाना है। आशा करती हूँ। अच्छा, नमस्कार बच्चों, आपको समझ में आया होगा अच्छे से।